सली सलनबर्ग ने जो किया, कोई और पायलट शायद ना कर पाता वो चीज़. तो ही इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट पायलट, आई वुड से. व्हेन पायलट्स फ्लाई दे डोंट लुक आउटसाइड. तो कहाँ देखते हो आप लोग? जैसे फीमेल पायलट्स को देखते हैं लोग, तब वो फीमेल्स को आता है, अरे हाँ मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी तो. पहले हमेशा पिक्चर्स में हर जगह मेल पायलट्स ही दिखते थे. दिस इज़ द रीज़न इंडियन सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लास्ट 20 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए अब कोई हाईजैक किया, कोई ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं है, बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी नॉर्म्स दैट दे हैव. हाउएवर सी, मेरे पास अगर सीजर भी होगी तो दे विल नॉट अलाउ इट बिकॉज इट इज़ बैंड. बट इन द कॉकपिट वी हैव अ क्रैश एक्स, कुल्हाड़ी है हमारे पास. तो इट इज़ फनी कि भी आप सीजर नहीं ले जाने दे रहे हो हमको, बट सी प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल फॉर एवरीवन, इट हैज़ टू बी फॉलोड. कैप्टन हैज़ द अथॉरिटी, ही कैन आस्क द क्रू टू टाई हिम अप. वो कैप्टन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी होगा इन फ्लाइट. ही इज़ द सोल person who is responsible for these 200 people's life. He can take whatever action he wants. So जो घर वाले बचपन से कहते आ रहे हैं बेटा बस 12वीं और पढ़ लो फिर पढ़ाई नहीं करनी, तो वो सब झूठ है. वेलकम मोहित. हेलो. क्या हाल चाल आपके? बढ़िया एकदम. आप बताइए कैसे? लोग कहते हैं कि अ सेलर हैज अ गर्लफ्रेंड एट एवरी पोर्ट. हाउ अबाउट पायलट्स? I think they must, but you should ask that to single pilots. Well, I'm married. It's been 5 years now, so now I cannot officially answer that. Neither can I. But you have the visa, you have the license to travel to a lot of places and meet a lot of people. Yeah, that's true. How many countries have you been to? Well, I have not counted it, but if I had to take a guess, I would say around 50 maybe. So 50 girlfriends almost. That's a better way to guess कि क्या चल रहा है. And what has been the most fascinating thing in your entire trip when you travel in India, या अगर आप कभी इंडिया से बाहर जाते हैं तो क्या फ़र्क लगता है आपको एज अ पायलट? टेम्परेचर्स एक तो बहुत वेरी होते हैं. कई बार जैसे हम बचपन से देखते आए हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि गर्म सर्द हो जाएगा आपको, कि आप बाहर से धूप से आए हो एसी मत चलाओ. कई बार क्या होता है कि हम एक ही दिन में 4 मौसम देख रहे थे. मतलब अब तो नहीं हो रहा हमें ये सब गर्म सर्द. कि बॉम्बे से निकले हैं, वहाँ बारिश हो रही थी, दिल्ली पहुँचे हैं गर्मी हो रखी है, वहाँ से फिर श्रीनगर, सेम डे में वी आर डूइंग ऑल दिस. तो श्रीनगर पहुँच रहे हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है. तो कंटिन्यूसली द टेम्परेचर इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, वेदर इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग. वी सी डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं आपको. चेन्नई में चले जाओ, आपको अलग लैंग्वेज दिखती है. दिल्ली में चले जाओ तो वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो डेली थ्रू आउट द डे. सो वो एक्साइटमेंट बनी रहती है पूरे टाइम. अभी वी हैड अ गेस्ट हु केम फ्रॉम गुड़गांव. तो इस कंप्लेन वॉज कि यार इतना फॉग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था. हाउ अबाउट यू? इतने बादल होते हैं, कैसे चलाते हो आप लोग? साफ साफ दिखता है आपको पूरा? बादलों में तो बस पकड़ के. हाउ इज इट? आई मीन हाउ डज इट वर्क? मतलब हम लोग को तो साइड व्यू दिखता है, आप लोग को तो पूरा एक पैनोरामिक व्यू दिखता है. अच्छा. यस. सो बादलों में एक्चुअली व्हेन पायलट्स फ्लाई दे डोंट लुक आउटसाइड. तो कहाँ देखते हो आप लोग? कि गाड़ी में आप चला रहे होते हो तो यू आर सपोज्ड टू लुक आउट. So while flying in cruise, we don't look out. There's nothing you could say. आप चारों तरफ आपको सारी चीज़ सेम ही दिख रही होती है. So you cannot decide कि आपको कहीं, let's say मैं आपको ग्लेशियर में कहीं ले जाके छोड़ दूँ तो चारों तरफ it is same. तो you don't know where to go. So basically GPS coordinates से points बने होते हैं जिससे आपका एक तरह से highway बना होता है in the air also, which the computer follows. And अंदर computer screens होती हैं, उसमें we see कि कहाँ पे जाना है, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है. तो फिर आप लोग वहाँ क्यों बैठते हो? कहीं बैठ जाओ फिर तो. That is basically for takeoff and landing. So takeoff and landing के लिए you need to see the runway and then go ahead and But land. question. कि जब देख रहे नहीं तो हम ही बैठ जाते हैं. नहीं, I remember एक बार हम फ्लाइट में थे तो I saw the pilot coming out and heading to the washroom and I was like plane कौन चला रहा है? तो yes, वो हमारे as a normal passenger doubts हमेशा रहते हैं. And funny question से मेरे को याद आया कि अभी recently I was at my in-laws, तो वहाँ पे एक अंकल आए हुए थे. Then senior guy, he was asking me कि यार I was in the front seat and I noticed कि एक पायलट बाहर आए और एक क्रू अंदर भेज दी उन्होंने. फिर थोड़ी देर बाद वो पायलट वॉशरूम गए अपना, वो अंदर गए तो वो दूसरे वाले पायलट बाहर आ गए, तो क्रू अंदर ही थी. और फिर वापस फिर बाद में जब दूसरे पायलट अंदर गए तब क्रू बाहर आ गए कि ये कौन सा नया प्रोसीजर है आप सब. तो आपने क्या बताया? Well, the truth about is कि अभी years ago there was a crash. Basically a pilot came out and then there was a suicidal pilot. तो उसने door lock करके he intentionally crashed the aircraft. So after that it was mandated that at once there will always be 2 people inside the cockpit.
So if a pilot has to use the washroom, the crew will go inside and 2 people will be there in the cockpit, and then आपकी वाइफ रही हैं कभी ऐसे में कि सपोज आप फ्लाई कर रहे हैं, एरोस्टेस इज इनसाइड एंड देन शी लाइक ही इज माय मैन, कम आउट ऑफ द कॉकपिट. she's traveled with me. So वो उससे भी बड़ा फनी किस्सा मेरे को याद आया. She was traveling with me to Bangkok once. So we were operating from Bangkok. So मुंबई से बैंकॉक गए, तो बैंकॉक में वो उतर गई अपना माई वाइफ, एंड आफ्टर 2 days अगेन आई वाज सपोज टू वहीं बैंकॉक रुका, और फिर 2 दिन के बाद आई वाज ऑपरेटिंग अगेन विद हर. सो बीच में एक फ्लाइट आई ऑपरेटेड इन विच शी वॉज नॉट देयर बिकॉज शी वॉज इन द होटल ओनली. तो मैं बस बैंकॉक से दिल्ली फ्लाइट की वापस बैंकॉक चले गए. तो उसमें जो क्रू थे उन्होंने दे सॉ कि आई केम अलोन. द नेक्स्ट डे द सेम क्रू वॉज देयर. सो माई वाइफ वॉज अकम्पनिंग मी. तो क्रू आपस में बात कर रहे हैं, सर बैंकॉक से लड़की ले गया. I said, that's my wife. क्या बात कर रहे हो, तुम बिठवाओगे मेरे को कहीं. तो ऐसा नहीं हुआ कि सर आज ये वाली ऐसा ना हो. That been more challenging for you. मतलब आई एम श्योर कि जो यंगस्टर्स हैं, और हम लोग के टाइम पे भी जब हम छोटे थे, तो डॉक्टर इंजीनियर तो एक थे कि आप बनना है, पायलट भी एक बहुत क्रेज होता था कि पायलट बनना है. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने फादर को कहा, उन्होंने मुझे दूर से एक पायलट को दिखाया था कि देखो ये पायलट हैं इस एयरक्राफ्ट के. तो यू फेल्ट लाइक हाँ ऐसा बनना है, एंड देन दे आर ड्रेस्ड अप रियली स्मार्टली. तो आपको लगता है हाँ दिस इज अ पर्सन दैट आई लाइक टू बिकम लाइक. बट था क्या, आईसाइट वीक थी, तो पता था कि जिनकी आईसाइट वीक होती है वो पायलट नहीं बन सकते. एक्चुअली में ट्रू है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है. सो कई क्वेश्चंस मुझे भी आते हैं कि आई हैव माई ओन अकेडमी ऑल्सो. वहाँ पे लोग यही डाउट्स आते हैं सबकी, आई साइट का सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं, हाइट के डाउट्स आते हैं, वेट के आते हैं. सो एज लॉन्ग एज योर विजन इज 6x6 विद द ग्लासेस, देन यूर फाइन. अब तो एयरफोर्स में भी अलाउड हो गया. पहले तो एयरफोर्स में आपको ग्लासेस के साथ अलाउड नहीं था, बट कमर्शियल एयरलाइंस में तो पहले से ही ऐसा है कि आपको विद इफ योर नॉर्मल ग्लासेस, इफ यू कैन सी 6x6, then you're perfectly fine to become a pilot. With lenses also? They don't allow you to use lenses. They would want you to wear the glasses. Well, lenses का वही आपका issue रहता है कि dryness और वो सब, it can affect your eye. Glasses में भी they want you to carry one spare glass every time. It is mandatory. Just in case that falls and breaks, तो you should have a backup for you. So every pilot जिसको भी चश्मे होंगे तो आप हमेशा देखेंगे उनके पास एक extra pair होगा उनके बैग में, which is mandated by the government कि भाई होना ही ज़रूरी है वो. That's thoughtful. अगर टूट जाए and आप फ्लाइट में हो, कुछ भी रीज़न की वजह से आप गिर जाओ, that's nice. So every year pilots go through medicals. Till the age of 40 आपको हर साल medical होता है, and after 40 every 6 months you have to go through your medicals. So if you fail your medicals, then you cannot fly basically. So you have to be fit. So उसमें blood test, urine test, and your ultrasound, EEC, a lot of tests are done. So everything you should be perfectly fit if you want to continue your pilot job. The other misconception is people ask कि ये तो इसमें retirement जल्दी हो जाती है. आप जो short service होता है, नहीं, commercial airlines में ऐसा नहीं होता. Your retirement age is 65 now. Yeah. Some airlines have kept it to 58 or 60, but it is 65. Minimum to start your training is 17 years. Yeah, so basically once you're out of 12th, 10 plus 2 you clear, you're already 17 years of age, you can start your training. And how long is that training for? That takes roughly around 1.5 to 2 years at least. So it's not like a graduation course where it is fixed 3 years. It is dependent on your the amount of training. You need to finish 200 hours of flight training. Okay. To be eligible. To be eligible to get a license. अच्छा. So it's like some people learn driving very fast. कुछ लोगों को टाइम लग जाता है थोड़ा सा. तो इट्स लाइक दैट ओनली. इवेंचुअली एवरीबडी लर्न्स. सो कोई 1 साल में ख़त्म कर लेता है कोर्स को, कोई किसी को 2 साल लग जाते हैं कोर्स ख़त्म करने में. बट रफली वही फेयर आइडिया इज अबाउट 1.5 year I would say. So you mean that if someone joins at 17, by 18.5 he can be a pilot? Yes, he can. If everything works is in his way, he can be an airline pilot at the age of 18.5 because minimum age required is 18. And there have been cases कि वो आते हैं कि भी youngest pilot. There is, I think, if you must have heard about, I think Captain Annie Divya. Okay, she's an Air India pilot. She's quite a known personality in Indian aviation. So she was one of the youngest captain at the age of, I think, I'm not 100% sure, but I think around 21 or 22 she became a captain. Not initially you become a first officer and then you're upgraded as the captain, and that too of a wide body aircraft, that is a bigger aircraft that flies international flights. क्या फ़र्क होता है? Like first of all, between the first officer and the captain, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं दोनों की? Basically, eventually, I would say आपको छोटे उसमें बताऊँ तो एक फैमिली में जो आपका फादर इज़ लाइक द कैप्टन, वाइफ इज़ लाइक द फर्स्ट ऑफिसर.
they have to stay together, but the eventual responsibility of the aircraft, decisions, everything, the whole responsibility is the captain's responsibility. And then initially when you join an airline as a junior pilot, you join as a first officer. So there's a captain, there's a first officer, both of them fly the aircraft, they have their work divided, but all the decisions will be made by the captain. So anybody who is experienced, so once you stay as a first officer at least 4 to 5 years, then you're eligible to become a captain. So you go through your tests, your checks, you clear that, and then you become a captain of that airline. So apart from number of years of experience, do we also have कि इतने flying hours होने चाहिए after you become the first officer? Oh yes. So minimum, basically you have to get an upgrade on your license. So you get your pilot's license, and then you get an ATPL license, that is airline transport pilot license. So to become a captain, you need to get that license. The minimum required hours for that is 1500 hours. But airlines always keep a minimum of roughly 2500 hours of experience before you become a captain. Okay. So as you said कि every year medical test होते हैं till the age of 40. In case if someone in their annual checkup maybe gets diabetes, high blood pressure or any disease जो आजकल सबको बहुत easily भी है, like for example heart में आपका profile test ना आए ठीक से, तो क्या करता है एयरलाइन पर? There are two ways. एक तो airline checks नहीं लेते. These tests are done by DGCA governs all this. So doctors are approved. So उसमें if there are two types of unfitness they give you. One is temporary unfit and one is permanent unfit. Temporary unfit they'll give you some time, 1 month, 2 month का time. Go get yourself fit. कभी किसी में hemoglobin किसी का कम आ रहा है, किसी का eosinophil count high आ रहा है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, you get it fixed, you come back, do the medicals again. If you're given permanent unfit, that means you're permanently unfit. You cannot fly now. So then you have to choose a different career in your life, or basically you'll not be able to fly. The good part is that you're insured. Examples of permanent unfit is like maybe but it has to be something serious, like a tumor or cancer, or like I get my finger is cut completely or something like that. Other things are fixable. So sometimes it takes 3 to 4 years for you to come back after a temporary unfitness. There was a female pilot that I know, she got that there's a disease which there is a worm in your brain which you get from the cabbage. So uska treatment process is roughly I think 2 to 3 years. So she was grounded for about 2 to 3 years, and then she came back flying. So that is temporary unfitness. Permanent unfitness. So all these unfitness you're covered though through insurances. We have our own insurances from the company, or external insurances also we keep. So let's say if I lose my license today, I'll get close, I think 3-4 crores का आपको मिलता है insurance company से कि go start a different life, go start a different business or something like that. Because altogether, if your entire education जो आपके years थे आपने दे दिए like flight को, and अगर आप नहीं हुए fit तो फिर आपका क्या होगा? तो insurance वाला part. I mean that's a very good part. आपने जिक्र किया उन लेडी का जो कि first like female क्या नाम बताया था उनका? कैप्टनानी. Yeah. इंडिया में अभी भी बहुत कम है फीमेल्स जो पायलट बन जाती हैं, ऐसा क्यों है? Well, can you guess कि कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स हैं? इंडिया. इंडिया. अच्छा इंडिया ये. बट as compared to males कह रहा हूँ मैं. Yes, as compared to males, percentage wise also, India has the highest percentage of female pilots also and highest number of female pilots also. Last year, every 5 licenses that were issued, out of that 1 license was for female. So that percentage has increased to close to 20% now. It was 13-14% earlier. Now it has increased to 20%. So was there a reservation initially from the female side, from society side, that females pilot नहीं बनेंगी, इसीलिए इतना gap रहा है कि 1 out of 5 अभी भी चल रहा है ratio? ऐसा तो नहीं है वैसे कोई. I don't know कि why females were not taking it, but क्योंकि I think starting से ही थोड़ा सा you can say this field was male dominated initially, and then but now I feel that I fly with female co-pilots. In fact, my younger sister, she is also a pilot. Oh wow. Yeah. So I feel कि female के लिए तो this job is very good because in terms of you're your own boss वहाँ पे you don't have to be like कि मेरे को ये टारगेट्स मीट करने हैं, मैनेजर को मीट करिए. बेसिकली आई हैव सीन कि नॉर्मल कंपनीज में फीमेल और उसमें वो हमेशा न्यूज़ में या हर जगह देखते रहते हैं. यहाँ पे वी डोंट. आई थिंक इन 1 year रफली 1 or 2 days आई गो टू माई ऑफिस. जो कंपनी का ऑफिस है, वी डोंट हैव टू गो टू आवर ऑफिस. वी गेट रेडी, वी गो टू द एयरपोर्ट, वी फ्लाई दैट प्लेन. इट्स जस्ट 2 of us. And every day we'll be flying with different pilots. It's not like today I'm flying with you. I might not even meet you for like next 6 months.
next 6 months बाद again we'll be flying, oh hi, how's life, everything, and then 2-3 hours we'll be talking to each other, क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है. Next day it's a different person sitting on. Normal companies में आप जाते हो, same person is sitting on your right side, same person is on left side. तो वो सब फीमेल्स के लिए आई थिंक, और सेफ्टी वाइज भी इट्स वेरी गुड. आपको नाइट फ्लाइट्स भी होती हैं तो यू गेट अ सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉम द कंपनी. तो घर से पिकअप के लिए गाड़ी जाती है, आती है. होटल्स आपको 5 स्टार अकोमोडेशन होता है, कहीं पे भी जाते हो. तो सेफ्टी वाइज भी फीमेल्स के लिए इट्स वेरी गुड. सो नाउ डेज लॉट ऑफ फीमेल्स आर टेकिंग इट अप. थोड़ा सा आई थिंक जब स्कूल से निकलते हैं फीमेल्स तो पहले से ही वो बना हुआ था स्टार्टिंग में कि भी मेल्स पायलट है, मेल पायलट. आप जो देखते रहते हो वही आपको वो लगता है. आप जैसे फीमेल पायलट्स को देखते हैं लोग, तब वो फीमेल्स को आता है, अरे हाँ मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी तो. पहले हमेशा पिक्चर्स में हर जगह मेल पायलट्स ही दिखते थे. एंड आई डोंट नो इफ इट इज रिलेटेड, उसको वी कॉल दैट अ कॉकपिट आल्सो, आई डोंट नेवर रियलाइज्ड इट. नहीं, एंड इवन इफ यू इमेजिन अ कैप्टन वर्ड तो शायद मेल फिगर ही आती है. मे बी इट हैज टू डू विद समथिंग जो पहले से चलता है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती तो प्लेन कैसे चलाएंगी. हेल्प मी अंडरस्टैंड, आपने जो ये ट्रेनिंग अपनी करी होगी, व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड of training? See, at that time the cost was different. Nowadays to do the pilot training is costing you anywhere between 40 to 50 lakhs. For the entire training? For the entire training, I would say it would cost up to, because there is an extra cost of about 10 to 15 lakhs depending on which airline you get selected in. Once you're selected as an airline pilot, you have to do some extra training. Basically when you're doing your initial training, you're in layman term में अगर आपको समझाऊँ तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तब आपको बस या ट्रक चलाना है तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए होगी और आपको लाइसेंस पे एंडोर्समेंट चाहिए होगी. सो जब आप ट्रेनिंग करके आते हो, लाइसेंस लेके आते हो, तो आप छोटे एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग करते हो. 2 सीटर 4 सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं. जब आप एयरलाइन में आते हो तो आपको इतने बड़ा जहाज़ चलाना है, उसकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है. तो इफ़ यू वांट अ जॉब विद द एयरलाइन देन योर कॉस्ट इंक्रीजेज अप टू 60 lakhs के आसपास आ जाता है. सो यू स्पेंड like 40 lakhs फॉर योर ट्रेनिंग इनिशियली, एंड वो ट्रेनिंग इंडिया में होती है या फिर बाहर ही होती है? इंडिया में भी होती है, बाहर भी होती है. कौन सी बेटर है? कौन सी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड की कहाँ पे है? एक्चुअली दिस ट्रेनिंग इज़ 1-on-1 ट्रेनिंग. ये कई जगह मैंने सुना है कि भाई बोलते हैं लोग कि यूएस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, कनाडा की ट्रेनिंग अच्छी है, इंडिया की इतनी अच्छी नहीं है. इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट बेसिकली व्हेन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग आई विल बी असाइंड एन इंस्ट्रक्टर. तो इट इज़ अ वन-on-1 ट्रेनिंग. इट्स नॉट लाइक कि 40 लोगों को बिठा के ट्रेनिंग मिल रही है एक साथ. That instructor will be assigned to me, one aircraft will be given to me. Now it is up to that instructor how he teaches me. So my whole training will be with that instructor. So if as an instructor is good in India and it's the same aircraft, same instructor, same person, so that training could be done in India also. It is just कि पहले time पे Indian aviation has started booming after 2000 only. इसी era में आके Indian aviation has started booming and everybody wants to become an airline pilot directly. In other countries it does not happen that you get your CPL license and you don't join as an airline pilot directly. You become a flight instructor first, you gain some hours and then you join the airlines. Because aviation वहाँ पे पहले से boomed है तो वो process बना हुआ है. But India needed a lot of airline pilots right away after 2005 when SpiceJet, Indigo, all these airlines opened up. So that's why they started hiring freshers only. तो quality instructors नहीं थे उस time पे. But that gap, this COVID का gap and 2008 का recession का gap, that created a lot of pilots or instructors in India. कि अब इंडिया में भी आपकी जो ये quality of training है, it's very good. It's not that like US में अच्छी होगी. So we work for 18 months, like spend around like 40 lakh rupees with one instructor, get trained. उसके बाद मुझको जो CPL है वो मिल जाएगा. Yes. Now I have to apply it maybe Indigo, maybe SpiceJet, maybe Vistara, all these airlines. Yes. So how can I apply over there? They come out with vacancies. Like अभी day before yesterday, Air India posted a vacancy that will be hiring CPL holders. They'll come out with 2 types of vacancies. They've come out that we are looking for CPL holders. CPL holders are basically who have just done the 40 hours of training. Sorry, your 200 hours of training. You just have a license. And they came up with a type-rated vacancy. Sorry, type-rated vacancy. वो क्या होता है? वो is basically जैसे आपको भी मैंने बताया कि आपको बड़े एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग करनी होती है एयरलाइन ज्वाइन करने के बाद. तो कुछ लोग हैं कि वो बड़े एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग पहले ही खुद के पैसे से करके आ जाते हैं कि भाई आई विल गिवन होता है, वो ऑप्शन भी है. तो वो वैकेंसी उन्होंने निकाल दी है कि आप जिनके पास टाइप रेटिंग ऑलरेडी वो भी आ जाओ, प्री ट्रेन्ड इन अ वे. हाँ. तो उसमें क्या है कि कम लोग होते हैं तो चांसेस आपके जॉब के थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं. थोड़ा सा कंपटीशन इस साइड ज़्यादा होगा, पर उसका अलग अलग डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं. बिकॉज इंडिया में बोइंग है, एयरबस है, तो अगर
If I've done Boeing का type rating, I cannot fly an Airbus. I'll have to do Airbus का rating अलग से. So if a person has done Boeing rating on its own, he cannot apply for any vacancies if Airbus comes out with a vacancy, like Indigo comes out with a vacancy. What is the cost of the like training which you do on your own for that like bada wala? That is 15 lakhs. So on an average आपने 70 lakhs खर्च कर ही दिया होता है. I would say 60 lakhs. So 40 to 45 lakhs for your CPL and then 15 lakhs for this. So 60 lakhs के आसपास का आपका. एंड आप इसको अगर कोई इतना स्पेंड करता है एंड देन गेट अ जॉब विद एन एयरलाइन, तो कितने टाइम में इसको कवर अप कर सकता है? देखो वो तो कैलकुलेशन यू कैन डू इट. इनिशियली व्हेन यू जॉइन एज अ फर्स्ट ऑफिसर, you join as a trainee first officer initially. That is close to 3 to 6 months you stay as a trainee first officer. Some airlines 3 months, some airlines 6 months. उस टाइम पे तो आपको सिर्फ आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है रफली 50,000 70,000 के आसपास. देन वंस यू आर रिलीज एज अ फर्स्ट ऑफिसर, तब आपकी सैलरी एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन विच एयरलाइन यू गेट इनटू 2 से 3.5 लाख के आसपास होती है पर मंथ. एंड देन 4-5 साल में आप कैप्टन अपग्रेड हो जाते हो, तब आपकी सैलरी 7 से 10 लाख के बीच में होती है पर मंथ. दैट इज़ इन इंडिया. इंडिया में सैलरीज कम है. हाँ, बट आई थिंक इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दीज सैलरीज आर गुड इनफ. या अदरवाइज सम पीपल आफ्टर वर्किंग इन इंडिया फॉर 1 or 2 years दे शिफ्ट टू दुबई, UAE, वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरीज फॉर फर्स्ट ऑफिसर्स आर अप्रॉक्सीमेटली 3 times हायर देन इंडिया. एंड एयरलाइंस ओवर देयर दे टेक देम डायरेक्टली यहाँ से. तो वो ऑप्शन भी आपके पास जाने के लिए. So which airline pays the most in the world? कि पैसा ही पैसा. I would say I think these Qatar, Fly Dubai, ये जो Emirates, ये जो भी मिडल ईस्ट की कंपनी है, एक तो इनको बिकॉज उनका ऑयल कॉस्ट, उनका जो फ्यूल कॉस्टिंग है ना, दैट इज़ वेरी लो, दे कैन अफोर्ड इट. इंडिया में आपका एयरलाइन का 70% ऑफ द कॉस्ट, आप 10,000 की टिकट लेते हैं उसमें से आपका 7,000 तो एयरलाइन का फ्यूल में चला जाता है. सो देयर कॉस्टिंग इज़ सो हाई कि फ्यूल में इतना पैसा जा रहा है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग. उस और हर चीज़ कंपटीशन इतना है एयरलाइंस में यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. वहाँ पे आपका फ्यूल कॉस्ट ही इतना मिनिमम हो गया, तो मेन आपका फ्यूल कॉस्ट ही है, वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया वहाँ पे, तो दे कैन अफोर्ड एनीबडी. आई हैव हर्ड कि जो एयरलाइंस हैं उसमें जितना फ्यूल कंजम्पशन होता है डिपेंड्स ऑन द वेट दैट दे आर कैरिंग, हेंस दी जो बैगेज लिमिट होती है हमारी. तो आई रेड एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वेयर दे सेड दैट पैसेंजर शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन द वेट. Yes. If I weigh let's say 70 kgs and someone weighs 40 kgs, why would we pay the same amount? तो ऐसा क्यों नहीं होता फिर? वेल ऐसा इसलिए नहीं होता है कि एक तो भेदभाव हो जाएगा. एक तो भेदभाव हो जाएगा. प्लस इट विल बी अ टास्क टू डू इट, कि हर किसी को आप चेक करो वेट, कि वेट चेक करके. और मैं तो आई थिंक फिर लोग 2 दिन पहले खाना छोड़ दिया गया 100 ग्राम कम हो जाए मेरा. वहाँ वॉशरूम के बाहर लाइन लगी होगी एयरपोर्ट्स पे कि 100-200 ग्राम कम हो जाए, पैसे कम हो जाएंगे. तो दैट वे आई थिंक दे डोंट वे देम. बाकी आपका जो लगेज है दैट इज चार्ज्ड, जितना एक्स्ट्रा लगेज होता है उसका पर केजी के हिसाब से यू पे एक्स्ट्रा. आपने ये भी बताया कि एयरबस के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, बोइंग के लिए. दोनों एयरक्राफ्ट्स में डिफरेंस क्या है? मतलब हम लोग को तो हाँ वही मैं देखो कई मैंने देखता हूँ कि भी लोग पोस्ट करते रहते हैं फ्लाइंग इन एयर एज अ पैसेंजर. तो देखो एज अ पैसेंजर तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. आई डोंट थिंक आपको पता भी चलता होगा कि एयरबस में बैठे होंगे बोइंग, अनलेस यू आर एन एविएशन, यू आर फॉलोइंग एविएशन मेटिकुलसली. बट पीछे बैठ के सेम सीट है, सेम वो आना है, खाना पीना सब सेम है. बट पायलट्स के लिए इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. ये वन ऑफ दी, ये 2 सबसे बड़े कंपटीटर्स हैं, एयरबस एंड बोइंग. बोइंग इज़ US बेस्ड, एयरबस इज़ यूरोप बेस्ड. एयरबस इज़ मोर अबाउट ऑटोमेशन, बोइंग इज़ मोर टुवर्ड्स लाइक पायलट फ्रेंडली. आई वुड से बेसिकली एयरबस में ऑटोमेशन ज़्यादा है और देयर इज़ अ साइड स्टिक इन द एयरबस की बेसिकली टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट. यहाँ साइड में एक जॉयस्टिक टाइप होता है, उससे यू फ्लाई इट. बोइंग में इट्स लाइक आपके कार के व्हील की तरह सेंटर में देयर इज अ स्टिक बिटवीन योर लेग्स, सो उससे यू फ्लाई इट. अदर देन दैट देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस फ्लाइंग वाइज. Which is more fun? Side stick या फिर आई हैव नेवर फ्लोन द एयरबस, सो आई एम अ बोइंग पायलट. आई लव बोइंग. पायलट्स लव बोइंग, जितने भी पायलट्स हैं, बिकॉज आई सेड ना देयर इज लेस ऑटोमेशन बट more control is given to the pilot, whereas Airbus more control is given to the software. And there was a reason behind it, because in 80s 90s time when they were doing all the evaluations, they said they saw that majority of the incident human error was a big part of it, so they tried to take it out. Now Boeing has also shifted towards automation, but still thoda sa they keep it less, try to give more controls to the pilots.
Have you ever experienced like some like challenge while like flying? ऐसा कोई moment आया हो कि अरे बाप रे? तो दैट डिसीजन वाला कि अब तो बस डिसीजन लेना. What we see in the Bollywood movies कि बस आपके पास इतने seconds हैं, like टिक 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 टिक. नथिंग सीरियस, बस हाँ 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि भाई हार्ट बीट वाज लाइक हेयर कि मतलब आज बस भगवान बचा लो. तो वंस that was in the small aircraft, so when these training aircraft that I was mentioning, because I was a flight instructor earlier for about 5 years. कनाडा में मैं इंस्ट्रक्टिंग की जॉब की थी, तो वहीं पे there was one airplane that we were flying. तो वहाँ पे आप लो लेवल पे फ्लाई कर रहे होते हैं. दीज एयरक्राफ्ट 4000 फीट पे 5000 फीट पे, तो कुछ 400 किलोमीटर दूर हमको जाना था. तो 200 किलोमीटर बाद बेसिकली 100 किलोमीटर का एक लेग था, पानी पानी था पूरा उसमें. तो व्हेन वी वर अबाउट टू एंटर दैट पानी वाला लेग, वैसे ही मैंने सोचा फ़ोन खोल के चेक कर लेता हूँ. हाथ चला गया, बोर हो रहे बैठे, क्या करना है, बिकॉज 4000 फीट पे वहाँ पे आपको Instagram check या करते थे. अच्छा. तो 4000 फीट पे वहाँ पे सिग्नल आते हैं आपको नेटवर्क के ना कि भाई इट्स नॉट दैट हाई ऑल्टीट्यूड. सो आई सॉ माई फोन एंड उसमें 43 मिस कॉल्स आई सॉ, एंड आई सेड आई एम नॉट इवन मैरिड, ये 43 मिस कॉल्स कैसे. तो आई सॉ कि द एयरपोर्ट अथॉरिटीज दे वर कॉलिंग मी. So I said, क्या हुआ? Then I saw the message. There was a message that your fuel cap was found on the runway. तो फ्यूल का जो कैप है वो रनवे पे गिरा हुआ है. तो बेसिकली थ्रू आउट योर फ्लाइट योर फ्यूल वाज लीकिंग. आप उसमें अकेले थे? नहीं, I had, you have instructor next to you. I was the instructor. अच्छा, आप इंस्ट्रक्टर थे. ओके. Yeah, so that was a ferry flight. Basically पैसेंजर आए थे टूरिस्ट 3, तो वो थे, अब उनको कोई आइडिया नहीं, कुछ बता नहीं सकते कि ये हो गया. एंड दैट टाइम माई हार्ट बीट वेंट अप. एंड देयर वर 2 एयरफील्ड्स. अब पानी के लेग, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर फ़ोन नहीं चेक किया होता और पानी के लेग पे निकल जाता मैं, तो फ्यूल ख़त्म हो जाता वो. देन वी वुड हैव बीन इन वाटर, और उसमें तो कुछ नहीं कर सकते फिर. बट वो आई सॉ देयर वर 2 एयरफील्ड्स, एक वहीं 10 मिनट्स अवे एंड देयर वाज अनदर 25 मिनट्स अवे. बट जो 10 मिनट्स अवे एयरफील्ड था, वहाँ पे अब वेदर बहुत ख़राब है, बहुत आंधी तूफान उस टाइम चल रहे हैं. बट आई कुड नॉट टेक द चांस. आई सेड कि दूर तो मैं जा ही नहीं सकता, पता नहीं कब इंजन बंद हो जाए इस टाइम पे. देन आई डिसाइडेड वो कैसे ना कैसे करके वो पूरे टाइम हार्ट बीट ऐसे हो रही थी, अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा इंजन, अब बंद हो जाएगा. और उसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं, फ्यूल इंडिकेशन भी आता है आजकल, तो वो ऑटोमेटेड होते हैं, तो बेसिकली आपको एग्जैक्ट फिगर्स आती है. उसमें द फीचर, अगर साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेसिकली सक्शन की तरफ से वो चलता है कि एक बलून पड़ा होता है उसमें फ्यूल टैंक में, जितना बलून लो आता जाएगा वो, तो वो रीडिंग आती जाएगी उसमें. बट बिकॉज दैट फ्यूल कैप इज मिसिंग, तो विंग के ऊपर जनरली लोअर प्रेशर होता है, तो उस वजह से वो बलून भी सक होके ऊपर आ रखा था. तो पूरे टाइम वो मेरे को फुली इंडिकेशन दिखा रहा था कि आई डिड नॉट नोटिस कि फ्यूल भी ड्रॉप हो रहा है. तो देन इवेंचुअली कैसे कैसे करके जैसे अप्रोच पे जब आके टच डाउन हुआ, मैं आज बच गए भाई, बस. तो दैट वाज वन इंसिडेंट दैट आई स्टिल रिमेंबर ऑल माई लाइफ कि ये नहीं होना चाहिए कभी. आपने उनको बताया था जब देन आई चेक, नहीं आई सेड देयर इज फ्यूल चेक की वजह से हमें यहाँ पे उतरना है. मैं उनको बताया था तो क्या क्रेजी हो जाता. ऐसा होता है ना कि कई बार जब लोग लाइक लैंड करते हैं, कई बार बहुत ही लाइक रफ सी लैंडिंग होती है, कहते हैं कि यार मतलब क्या पायलट है, कैसे चला रहा है यार, ये इसको समझ नहीं आ रहा है. कई बार बहुत स्मूथ लैंड होता है. तो ऐसा क्या होता है? वैसे देखो, जनरली 99% ऑफ द टाइम पायलट्स की लैंडिंग अच्छी होती है, बट देयर इज ऑलवेज अ बैड डे. कि उस दिन कुछ ना कुछ करके समटाइम्स यू आर मे बी जो नया, क्योंकि कई बार होता है कि आप लैंडिंग कर रहे होते हैं, कई बार जो फर्स्ट ऑफिसर हैं उनको लैंडिंग आप वो कर रहे होते हैं. अच्छा, कि वो भी सीख जाए. हाँ, कि वही आपका ट्रेनिंग प्रोसेस है पूरे टाइम पे. हाँ, कि हमारी अंडर गाइडेंस में वो लैंडिंग कर रहे हैं. और जनरली जब मैं अनाउंसमेंट्स करता हूँ तो आई ट्राई कि आई डू दैट लैंडिंग, कि भाई कुछ मैसअप ना हो जाए. सो देयर वाज वंस गोवा में लैंड कर रहे थे मैं भी, तो आप बाहर खड़े होकर मैंने अनाउंसमेंट की, सब कुछ बढ़िया, पैसेंजर वाज क्लैपिंग, एवरीबॉडी वाज हैप्पी. और जाके देन दैट डे देयर वाज वन पायलट, बोले मैं करता हूँ, चलो हम साथ में मिलके कर रहे थे लैंडिंग, और जो जहाज उस दिन जाके बजाया लैंडिंग के बाद आई कुड हियर क्लैपिंग एट द बैक आउट ऑफ सरकाज़म. तो उस दिन आपके लिए शायरी क्या थी, थोड़ा बताएंगे आप हमें? आपने उस दिन क्या शायरी दी थी? आप अच्छा लिखते हैं काफ़ी. और जनरली तो मैं जैसे फ्लाइट के बाद जब पैसेंजर्स डीबोर्ड हो रहे होते हैं, तो मैं बाहर खड़ा होता हूँ, लोगों से मिल रहा होता हूँ, हाथ मिला रहा होता हूँ, या कई बार फोटोज. मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं बाहर ही नहीं निकला उस दिन, मैं अंदर ही बैठा. आज भाई गाली खाएंगे, आज यहीं बैठे रहो.
तो आपकी उस दिन लिखी शायरी क्या थी? आप लिखते बड़ा अच्छा है। कोशिश रहती है वैसे मैं सही बताऊँ तो आई वॉज नॉट अ राइटर पहले कभी मैंने जो फर्स्ट चीज़ लिखी थी वो मैंने ये कविता इसी के लिए लिखी थी, फ्लाइट के लिए। उससे पहले कभी नहीं लिखा था, तो लोगों को पसंद आया। उसके बाद देन आई स्टार्टेड राइटिंग कि भाई अलग अलग त्योहारों पे या कोई भी चीज़ होता है, कोई बीच बीच में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसी चीज़ के, तो मैं कोशिश करता हूँ शायरी के तौर पे या फ़नी वे में उनको बताऊँ, वरना लोग ध्यान नहीं देते होंगे। आपने देखा होगा फ्लाइट में सब अपना ईयरफोन लगा के कोई मूवी देख रहा है, कुछ कर रहा है। तो उस चक्कर में यही जो फ्लाइट की कि भाई आज कुछ भी के तरीके में उनको सुना रहा था मैं उस दिन कि आज यहाँ से आज विमान 40,000 फीट पे जाएगा, रास्ते में मौसम अगर ख़राब हो जाएगा तो बेसिकली कि भाई आज की फ़्लाइट में बहुत मज़ा आएगा, पर ये दिल्ली वाला कोई भी आके मेरे को ये नहीं बोलेगा कि जहाज़ तेरा भाई चलाएगा। पर अभी को लग रहा है उस दिन उन्हीं को चला लेना चाहिए था, मेरे से बेटर लैंडिंग वही कर लेते वो दिल्ली वालों ने क्लैपिंग करी होगी। जो दिल्ली वाले हैं, अभी जो हाल हुआ इंडिगो में, आपका क्या उस पर टेक है कि जिसमें पैसेंजर ने आके पायलट पे असॉल्ट किया था? तो वो दिल्ली वाले थे ना, वो दिल्ली से ही थे ना? हाँ, तो कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस दिल्ली वालों के साथ? What I know that guy was going on a honeymoon तो उसने किया भाई मैं लेट हो गया यार, मैं क्या कर रहा है? आई थिंक वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे बेचारे कि हनीमून पे जा रहे, इतना लेट नहीं होना चाहिए। बट इसी मेरे को तो इट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। बिकॉज आई थिंक पैसेंजर्स शुड अंडरस्टैंड कि एयरलाइंस मेक मनी व्हेन दे आर फ्लाइंग, व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड एयरलाइंस आर पेइंग द एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ फॉर पार्किंग फीस एंड एवरीथिंग। तो अगर हमने 2 घंटे की कोई फ्लाइट है उसका टिकट लिया है पैसेंजर से, तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्राउंड पे 2 घंटे आपको बैठना पड़ गया तो हम बोलेंगे आके कि भाई अब 2 घंटे आपके पूरे हो गए, अब 2 घंटे की और फिर से पैसे निकालो। सो वो सब चीज़ों में पैसेंजर शुड अंडरस्टैंड कि एयरलाइंस आर लूजिंग मनी एट दैट टाइम व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड कंटिन्यूसली। उस दिन जैसे 6-7 घंटे फॉग के चक्कर में, एक गाड़ी की तरह नहीं है। गाड़ी में तो आपको कहीं जाना है, आप फॉग लाइट ऑन की या वो ऑन किया, स्लो स्पीड पे निकल गए। एयरलाइंस में यू कैन नॉट टेक अ चांस। माई फादर यूज टू टेल मी कि जैसे मूवीज़ में तो बेटा, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, बेटा देखो मूवीज़ में आपको रीटेक मिलते रहते हैं, बट ये एक प्रोफेशन है जिसमें देयर इज़ नो रीटेक, देयर इज़ ओनली वन टेक, तो यू हैव टू बी बैंग ऑन परफेक्ट ऑन दिस। तो वही चीज़ में एयरलाइन सेफ्टी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटी ऑफ एयरलाइंस की भी कुछ नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके कार क्रैश में मरने के चांसेस आर हायर देन डाइंग इन अ कार क्रैश, सॉरी इन एन एयरप्लेन क्रैश। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर की जाती है, पर कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। लोगों की भी फ्रस्ट्रेशन में समझ सकता हूँ। आप एयरपोर्ट पर जाते हो, पहले सिक्योरिटी में वहाँ पे स्टार्टिंग में घुसते हो, वहाँ पे सिक्योरिटी, फिर लाइन में लगोगे, आप लगेज दोगे, फिर आप सिक्योरिटी चेक करवाओगे, वहाँ पे लाइन में लगोगे, फिर आप एयरप्लेन में पहुँचोगे, फिर से लाइन में लगना है वहाँ पे बैठ के, और फिर सोचो आपकी फ़्लाइट इतनी डिले हो जाए। तो आप एक्साइटमेंट में जा रहे थे ये सब, बट दिस इज़ समथिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट इज़ फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड दिस इज़ द रीज़न इंडियन सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लास्ट 20 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए अब कोई हाईजैक या कोई ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं है, बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी नॉर्म्स दैट दे हैव। तो कई बार अभी आपने रिसेंटली एक और इंसिडेंट देखा होगा, एक इंडियन स्टूडेंट वाज अरेस्टेड। आई एम फ्रॉम तालिबान। या सो ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट। सो वही है कि ये सेफ्टी नॉर्म्स के चक्कर में कई बार लोग मजाक में, अब जैसे अब जब 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आता है तो एयरपोर्ट पे सेकेंडरी चेक भी होते हैं। बेसिकली आपको पहले सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद एयरलाइंस विल डू देयर ओन चेक ऑल्सो। तो उस टाइम पे पैसेंजर कई बार फ्रस्ट्रेशन में कोई बोल देता है बॉम्ब लेके आया हूँ मैं, तो कर लो चेक। हाँ लोग बोल देते हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं वो तो, बट एयरलाइंस टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। पूरा वहाँ पे वो है कि अगर किसी ने ये वर्ड ऐसे किस तरह से बोला, बिकॉज यू नेवर नो कि आप किस टोन में बोल रहे हो, क्या पता आप सच बोल रहे हो कि भी मैंने तो बताया था लेके आए हम लोग। आपने मेरी बात नहीं मानी। देयर इज अ डिफरेंस। जी, अगर थर्ड पर्सन को फर्क पड़ता है। अच्छा, आई हैव अ फ्रेंड, मैं उसको बोलूंगा कॉल करके कि भाई इधर आ जा, नहीं तो घसीट के लेके आ जाऊंगा। तो एक मैं दोस्त की तरह से बोल रहा हूँ उसको, एक अगर मैं रैंडम बंदे को बोलूंगा कि भाई इधर आ जा, नहीं तो घसीट के लेके आऊँगा, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। और थर्ड पर्सन को नहीं पता कि आपने किसको किस टोन में बोल। हाँ, तो वही चीज़ बड़ी प्रॉब्लम करती है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में बोल जाते हैं और फिर देन इट बिकम्स एन इशू। बट सिक्योरिटी वाइज वी हैव टू टेक द एक्शंस, क्योंकि पहले क्या था, ईयर्स अगो कोई प्रोटोकॉल नहीं था ये सब चीज़ के लिए, बॉम्ब के लिए या कुछ भी। सो चेन्नई एयरपोर्ट पे एक ब्लास्ट हुआ था। कब की बात है ये 80s की आसपास की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि पैसेंजर ने, सो बेसिकली बॉम्ब वाज देयर इन द बैग एक्चुअली, बट द पर्सन कॉल्ड and said he must have realized that what I have done for some agency or
जो भी उस टाइम पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, आई हैव डन दिस रॉन्ग. So he called the airport authorities and he said there is a bomb in that bag. But that bag was lying there for about half an hour or more time. There was no protocol at that time कि क्या steps होने चाहिए. Everybody was confused कि किसकी क्या duty है, what are we supposed to do. After that, there was one authority that was made. Then steps were, अब किसी भी ऑफिस में जाएंगे, एयरलाइन के ऑफिस में बड़ा बड़ा एक चार्ट लगा होगा. In case of bomb threat, what are you supposed to do. किसी भी एयरलाइन के बंदे को, जॉब जो कर रहे हैं वहाँ पे, उनको अगर ये कॉल आता है तो वो दे विल फॉलो दो स्टेप्स एंड इवेंचुअली दो स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड. चाहे मजाक का कॉल है, क्योंकि उन स्टेप्स के बाद 2 क्वेश्चंस आएंगे कि बॉम्ब थ्रेट वाज इट असली और नकली. सो नकली है तो विल बी डिस्कार्डेड, अथॉरिटीज़ विल टेक द कॉल. असली है तो एक्शन विल बी टेकन, बट एक्शन विल ऑलवेज बी टेकन अगर फ्लाइट में अगर किसी ने बोल दिया. कई बार अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक किसी की गर्लफ्रेंड जा रही थी तो वो नहीं चाहता था कि गर्लफ्रेंड चली जाए फ्लाइट पे, तो उन्होंने कॉल कर दिया कि बॉम्ब है फ्लाइट पे. अभी बिहार में आई थिंक अभी रिसेंटली हुआ है किसी, ये तो कई बार हो जाता है कि पैसेंजर कॉल कर देते हैं, डिले हो जाते हैं, लेट पहुंचते हैं काउंटर पे कि एयरलाइन नहीं एंटर करने दिया, वो कॉल करके बोल दिया फ्लाइट में बॉम्ब है. अब इसमें ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा वो है कि आपको एयरलाइंस जो एजेंसीज है, दे विल ट्रेस यू विद इन 5 मिनट्स और आपको घर से उठा के ले आएंगे. और उसके बाद पेनल्टीज़ और जेल टर्म बहुत ज़्यादा है. पर वही है कि लोगों को पता नहीं, उनको लगता है कि विल गेट अवे विद इट, क्या एक कॉल ही तो है. अब वो स्टूडेंट को भी देखो, देयर वाज वन जेड एयरवेज का केस ऑल्सो. उस टाइम पे एक पैसेंजर ने तो सिर्फ एक चिट पे लिख के छोड़ दिया था कि दिस प्लेन इज़ हाईजैक्ड. वो लाइफ इम्प्रिजन में उनको पूरी उम्र कैद हो रखी है. तो एयरपोर्ट के साथ मैसअप, सिक्योरिटी के साथ मैसअप करने से आपको पेनल्टीज़ बहुत हैवी हैं. तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना भी चाहूँगा कि ऐसे मजाक में भी मत बोलो एयरपोर्ट में कि मैं हाईजैक कर लूँगा या मेरे पास बॉम्ब है. वो जो सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं वो बंदे आपको जानते नहीं हैं. सो दे कैन नॉट नो बाय लुकिंग एट योर फेस कि वो ऐसे ही पूछते हैं सीधे. पैसेंजर कई फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टेररिस्ट दिख रहा हूँ क्या मैं. तो दिखने से नहीं पता लगेगा भाई, आपके बैग में जो है कंटेंट है उससे हमें पता लगेगा. वो हमें चेक करने दो प्लीज़. तो वो अपना चेक कर रहे हैं आराम से, और कुछ नहीं है. हम वी एज पायलट्स हम डेली जाते हैं, कई लोग हमें शक्ल से पहचानते भी हैं. डेली जा रहे हो एयरपोर्ट पे, जो सिक्योरिटी वाले पहचानेंगे आपको. बट फिर भी एवरी टाइम वी गो वी हैव टू टेक ऑफ आवर वॉच, बेल्ट, ब्लेजर, सूट निकाल के हम जाते हैं. प्रोटोकॉल है कि हमको भी चेक करेंगे, वो पूछा आगे पीछे से कुछ है तो नहीं. हाउएवर सी मेरे पास अगर सीजर भी होगी तो दे विल नॉट अलाउ इट बिकॉज इट इज़ बैंड. बट इन द कॉकपिट वी हैव अ क्रैश एक्स, कुलाड़ी है हमारे पास. तो इट इज़ फनी कि भी आप सीधर नहीं ले जाने दे रहे हो हमको, बट एक बट सी प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल फॉर एवरीवन, इट हैज़ टू बी फॉलोड. आपने बताया कि पीपल हैव इश्यूज़ कि एक बार सिक्योरिटी चेक, एक और सिक्योरिटी चेक. हम एक बार अंदर घुस गए, उन्होंने हमारा चेक कर लिया, स्कैन कर लिया. एयरक्राफ्ट में एंटर करने से पहले भी बोर्डिंग पास भी चेक होता वो फिर चेक करते हैं बोर्डिंग पास. एंड आई एम लाइक अरे इस पैसेज में और कौन आया, मतलब मैं ही तो था ना जो पहले गया था. अब आपको फिर से क्यों चेक करना करते हैं कि आप सही फ्लाइट में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कहीं आप दूसरी जगह तो नहीं चले गए. तो यही सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं सारे. इसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो गया, 1 या 2 बार, बिकॉज ये डबल लेयर है एक तरह से कि अगर किसी ने पहले मिस कर दिया हो गलती से, तो यहाँ पे क्योंकि गलत पैसेंजर गलत फ्लाइट में आना, दैट मीन सिक्योरिटी लैप्स है. इट हैज़ हैपेंड वंस विद मी. वी वर टैक्सिंग आउट फ्रॉम बॉम्बे, होल्डिंग, जब क्रू वाज अनाउंसिंग कि हमें यहाँ से बैंगलोर जा रहे थे बॉम्बे से, यहाँ से बैंगलोर तक की दूरी हम 1 घंटे में तय करेंगे. तो एक लेडी पैसेंजर उठ के आ गई, कह रही मुझे तो दिल्ली जाना है. आपने कहा नहीं कि मैं आपको बीच में उतार दूंगा, बीच में उतार दूंगा मैं, आप हाथ देते ना, मैं उतार दूंगा ऊपर से. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यहाँ भी करें. अब सोचो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद भी वो स्किप होके वो पहुंच गए वहाँ तक. और जनरली क्या होता है ऐसे केस, ऐसा होता तो नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन में होता है. पर उस केस में भी देखो वो पैसेंजर आई और वो जो पर्टिकुलर सीट थी, उनका जो सीट नंबर था दिल्ली वाले बोर्डिंग पास का, वो सीट भी इस फ्लाइट में खाली थी. अदरवाइज तो उससे मैच वो आता कि भी आप सेम सीट कैसे है, तो अरे ये तो दिल्ली की है. वो भी खाली थी, बैठ के. इवन शी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड. वो भी कई बार होता है कि जो अपने लोकल एरिया से आते हैं तो भी उनको पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते नहीं पता होता. शी वॉज अ वेल एजुकेटेड लेडी, और वो अब छुप रही हैं इधर आके साइड में कि सब पैसेंजर मुझे देख के वो करेंगे कि मैं कहाँ पे आ गया, मैं गलत ट्रेन जा. Then we had to, and it becomes embarrassing for us also to tell the ATC कि we're returning back because we have a wrong passenger on board. अच्छा, ऐसे में who pays for the expenses? Airline will have to pay for all the expenses, right? So ये सब इसीलिए तो एयरलाइन को ये सब सिक्योरिटी मेजर और ये सब रखना है कि भाई everything, time is money for them. So ये सब वापस गए. और 800 करोड़ रुपए का जहाज़ है देखो, उसमें
सेफ्टी फीचर्स सब चीज़ तो अलग है, लेकिन बैकअप नहीं होता। कि कई बार क्या होता है कि कोई एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया थोड़ा सा, एक अभी फ्लाइट में एक वाइपर ख़राब हो गया था बस। अब ऐसा नहीं है कि भाई साइड में एक और प्लेन खड़ा है उसमें पैसेंजर बैठा के भेज दो। 800 करोड़ का जहाज है, ले जाओ। बस में होता है। हाँ, तो कंटिन्यूसली एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग, सो एक फ्लाइट डिले होगी दिन की तो सारी फ्लाइट्स विल बी इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है एयरलाइंस के। सो इट लुक्स टफ, हमें बहुत इजी लगता है फ्लाइट उड़ा रहा है, बट एक फ्लाइट को टाइम पे लेके एक आना इज अ फ्लाइट वेरी को बिग ऑन टाइम निकालने के लिए देयर आर मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स व्हिच हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, तब जाके। और एक मिनट भी अगर एयरक्राफ्ट डिले जाता है तो देयर इज अ रिपोर्ट क्रिएटेड फॉर दैट बाय द एयरलाइन एंड फ्रॉम अस दैट व्हाई वाज दिस aircraft delayed by 1 minute, give us the reason. Airline will ask the reason from these 30 departments कि क्या हुआ था. So they try their best, but sometimes there are certain circumstances which are out of their hands. कुछ कर ही नहीं सकते, they're trying their best. नहीं हो पा रहा, चलो नहीं हो पा रहा, फिर भी कोशिश करते हैं. I remember हम लोग I think we were flying from Amsterdam to Iceland and flight देर से थी, काफ़ी 2 hours से ज़्यादा ही डिले थी, and board हो गया, सब कुछ हो गया, and then they halted the flight saying that a passenger don't want to travel. He says कि मुझे नहीं, I think he was a son, अपनी मदर से कह रहा था कि मुझे नहीं जाना है, and flight रुकी थी, अभी वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, and मतलब ऐसा भी पैसेंजर कर सकता है आने के बाद कि मुझे नहीं जाना है. हाँ हाँ, वी गेट ऑल राइट, कई बार हुआ है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन कि पैसेंजर, क्योंकि एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं कुछ पैसेंजर्स कि एक वो प्लेन है इतना सा, उसमें 200 लोग बैठे हुए हैं इतनी छोटी छोटी सीट्स में ना, बट अगेन पैसा भी तो बनाना है एयरलाइंस को, तो इतना भाई आपको फिर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिजनेस क्लास सीट लेनी है तो इकॉनमी में तो वही है। तो उस केस में कई पैसेंजर्स क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट ट्रैवल, मुझे तो उतरना ही है। तो बट अगेन उस प्रोसेस में अब फ्लाइट विल बी डिलेड। अब ऐसे केस में क्या होगा कि एक तो पूरा वापस से पेपर वर्क तैयार होता है कि एक पैसेंजर कम हुआ है, उनका बैग ढूंढना है, बैग ऑफलोड करना है, तो ऑल द फ्लाइट नाउ, ये फ्लाइट डिले होगी, पूरे दिन की फ्लाइट डिले होने वाली है, वी ऑलरेडी नो इट कि उसमें लगेगा कि हम वेट्स जो परफॉर्मेंस डेटा निकालते हैं एयरक्राफ्ट का, सब कुछ वो एक पर्टिकुलर वेट पे आ गया, नया डेटा आना है, नए डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होके आएंगे सब कुछ, तो उसमें टाइम लगेगा। एंड प्लस दिस पैसेंजर कैन नॉट गो होम, ये जो जिस पैसेंजर को हमने ऑफलोड किया है ही कैन नॉट गो टू हिज होम, एयरपोर्ट से उसको निकलने नहीं देंगे अभी। दिस इज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कि ही विल हैव टू वेट एट द एयरपोर्ट टिल दिस फ्लाइट सेफली लैंड्स एट द डेस्टिनेशन। तो हाँ, तो अगर आप 8 घंटे की फ़्लाइट है आपकी, अगर आपने ये किया कि मेरे को नहीं ट्रैवल करना, तो आपको एयरपोर्ट पे बैठना है 8 घंटे, जब तक ये फ़्लाइट सेफली नहीं लैंड हो जाती वहाँ पे, कि ये सेफ्टी रीज़न की वजह से। या सो चाहे कितनी भी लंबी ड्यूरेशन की फ्लाइट हो, चाहे 8 आवर्स की हो, चाहे 2 आवर्स की हो, सो पायलट्स का जो मंथली कंपोनेंट होता है दैट इज फिक्स। ऐसा नहीं है कि आप लंबी फ्लाइट्स करते हो तो इट इज अ कंपोनेंट एज इन द सैलरी एंड actually we have a fixed salary for about, every airlines have different numbers, so our airline we have I think 75 or 70 hours पे कि you fly 70 hours in a month, this is your salary. If you fly less than 70 hours, that salary is for 70 hours. If we make you fly more than 70 hours, then we'll pay you extra per hour, जितना भी आपने फ्लाई किया है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी सिर्फ, किसी एयरलाइन ने वो 80 आवर्स किया हुआ है, किसी ने 60 आवर्स किया है, किसी ने 40 आवर्स किया है, वो मिनिमम नंबर जो है डिपेंडिंग ऑन देयर ऑपरेशंस, एंड देन व्हाटएवर यू फ्लाई एक्स्ट्रा यू गेट पेड फॉर। For example, the flight was for 2 hours, but because of the delay and other things, the time was total maybe for 2 hours like 15 minutes or like 2 hours like 30 minutes. So क्या वो count होगा आपकी सैलरी में? See, our salary that 70 hours is for flight time. So अगर जैसे 2 hours 15 minutes की होगी तो yes, that will be counted towards. Count होगा। हाँ, कि वो टोटल हमारे जो लॉग बुक में hours आएंगे 70 hours, and then anything you cross. Won't you be like penalized for this, that as a pilot you took some decisions कि मुझे अभी नीचे लैंड नहीं करना है, अभी इतना नहीं, ये पायलट्स को ये सब चीज़ों के लिए, बिकॉज आई सेड द फर्स्ट एयरलाइन में सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है सेफ्टी, और सेफ्टी में कैप्टन को इतनी अथॉरिटी दी हुई है। इनफैक्ट आपको कन्वेंशंस हैं कुछ जिसमें पैसेंजर्स पे भी कुछ एक्शन लेना है, कैप्टन हैज़ द अथॉरिटी, ही कैन आस्क द क्रू टू टाई हिम अप, वो कैप्टन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी होगा इन फ्लाइट, ही इज़ द सोल पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 200 पीपल्स लाइफ, ही कैन टेक वट एवर एक्शन ही वॉन्ट्स। जैसे कि आपने बोला एक्स्ट्रा वेट ले जाने से, तो क्या होता है एयरलाइन कोशिश करती है फ्यूल, जितना फ्यूल एक्स्ट्रा लेके जाएंगे हम वेट, उतना ज़्यादा फ्यूल बर्न भी होगा, तो वो भी, बट कैप्टन हैज़ दी अथॉरिटी कि उसको जितना फ्यूल लेके जाना है जो है सेफ्टी के हिसाब से, वट एवर ही डिसाइड्स, नो वन विल आस्क हिम अ क्वेश्चन एवर। ये भी नहीं है कि भी उसको अगली बार ये सोचना पड़े कि मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था तो मैं ना लेके जाऊँ अगली बार, कुछ नहीं है। वेदर अच्छा नहीं है, डोंट लैंड हियर, गो टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड लैंड,
कैप्टन विल टेक द कॉल, नोबडी विल एवर आस्क यू अ क्वेश्चन कि भी क्या क्यों है, कुछ नहीं. Sir, up in the air, you are the king of Yes. the team. Must be tough. It's Very a tough. responsible. Taking the calls can be tough sometimes, yes, because it's that margin that you are going through ki, should I land at this airport or should I divert to other airfield? So that call has to be taken by the captain, and that comes with experience, obviously. So which is the like safest seat in the entire aircraft कि बस यहाँ बैठ जाओ तो मेरी जान बच जाएगी, अगर सपोज कुछ हो गया तो? I think ऐसा होता the है? 2 seats in the cockpit are the safest. Provided you allow us. Movie Society of the Snow, I recently saw that. उसमें वो crash होता है and pilot is not safe, and pilot ने जहाँ land किया होता है, it's like पूरा ग्लेशियर वाला टाइप माउंटेन होता है, एंड ही सेज कि गॉड ब्लेस यू. सबके लिए ही बोलता है कि अगर आप यहाँ पे हो अब बच गए, गॉड ही आपको सेव कर सकता है और कोई नहीं सेव. जनरली दे से एक रीसेंट स्टडी आई थी जिसमें बताया था उन्होंने कि जो क्रैश का उन्होंने डेटा निकाला है, तो उसमें पीछे वाले एरिया में जो आइल सीट्स हैं वो आर, उसमें जो पैसेंजर फैटलिटी रेट हैज़ बीन फाउंड टू बी लोअर. बट डेटा है सिर्फ वो, कोई स्ट्रक्चर वाइज एज सच कोई ना तो बोइंग या एयरबस कोई भी मैन्युफैक्चरर की तरफ से कभी नहीं आया कि कौन सी सीट सेफ है. तो आई कैन नॉट से कि विच सीट इज़ सेफर. बट येस, आई वॉज वॉचिंग वन वीडियो, एक क्रैश हुआ था उसमें पहले अर्लियर स्मोकिंग वॉज अलाउड पहले इन एयरक्राफ्ट्स, नाउ स्मोकिंग इज़ बैंड. सो देयर यूज्ड टू बी सेपरेट स्मोकिंग सीट्स कि ये पीछे की 4 सीट हैं ये स्मोकिंग है, आगे सब नॉन स्मोकिंग सीट्स हैं. So there was a passenger, he was a smoker, he got a different seat. तो उसने किसी नॉन स्मोकर के साथ सीट एक्सचेंज करके he went back and that plane crashed and this passenger survived, जो स्मोकिंग सीट पे बैठा था. तो ऐसा बोलते हैं स्मोकिंग किल्स. For him it turned out to be a savior and the other passenger could not make it. Yeah. So if they had not exchanged their seats, he would have made it. True. So I think it was destiny है सिर्फ वो. How about the air hostesses? हम लोग कई बार उनको कहते हैं कि इनका मेन काम सिर्फ लोगों को सर्व करना, वेलकम सर. But I somehow feel that काफ़ी ज़्यादा काम मेरी जिम्मेदारी होती होगी apart from the captain and the first officer. Oh yes, देखो हमारा पैसेंजर इंटरेक्शन इज 0. वो तो अपनी मर्जी से हम कभी जाके बाहर अनाउंसमेंट वगैरह कर ली तो दैट इज डिफरेंट. बट अदरवाइज आवर पैसेंजर इंटरेक्शन इज nil. वी गो टू द एयरपोर्ट, वी लॉक आवर डोर इनसाइड द कॉकपिट, फ्लाई द एयरक्राफ्ट, पैसेंजर्स लीव, वी आर आउट. और स्पेशली जब ये जैसे फ्लाइट डिले हो रही है, पैसेंजर्स फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, तो क्रू को हैंडल करना है वो 200 लोगों को. सोचो 4 लोग हैं बेचारे. तो इनिशियली क्रू वाज नॉट हायर्ड. जब स्टार्टिंग में भी होते थे ये तो चलो एक्स्ट्रा चीज़ है कि भाई आपको ये पानी खाना ये सब अलग चीज़ है. देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट फॉर दैट. कई फ्लाइट होती है जिनमें होती भी नहीं है ये सर्विस. तो देयर मेन जॉब इज़ फॉर पैसेंजर सेफ्टी. क्योंकि अगर इन केस ऑफ इवैक्यूएशन ग्राउंड पे हमने कुछ आग लग गई या कुछ भी हुआ, अभी रिसेंटली हुआ था एक जो कहाँ पे, सॉरी आई फॉरगॉट द कंट्रीज नेम, क्रू की वजह से देयर वर 300-400 पैसेंजर्स विच विल एबल टू इवैक्यूएट द एयरक्राफ्ट. बिकॉज अगर गेस अ टाइम, लेट्स से फॉर एग्जांपल इवैक्यूएशन होता है, हम आग लगी है और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स आर देयर, तो 200 लोग हैं पैसेंजर्स उसमें एयरक्राफ्ट में, तो एक साइड आग लगी है तो आप एक ही साइड इवैक्यूएट कर सकते हो. तो इफ़ यू कैन गेस कि कितने टाइम के अंदर आपको 200 पैसेंजर्स इवैक्यूएट कराने की प्रैक्टिस होती है उनको. कैन यू टेक अ गेस, रफ गेस? सो 5 मिनट्स. सोचो उस टाइम आग लगी है, 5 मिनट्स इज़ अ लॉन्ग टाइम. दे आर ट्रेन टू इवैक्यूएट द एयरक्राफ्ट विद इन 90 सेकेंड्स. 90 सेकेंड्स में वो 200 पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाल देंगी. एंड विच इज़ अ वंडर इन इट सेल्फ कि इट इज़. और हुआ भी है पहले भी, इंडिगो ने भी कराया हुआ था. आई थिंक कहाँ पे हुआ था उनका इवैक्यूएशन, 90 सेकेंड्स में दे वर आउट. और एयर इंडिया, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द एयरलाइन. अभी भी रिसेंटली एक हुआ है, 90 सेकेंड्स में एवरीबडी वाज आउट. सो दे आर ट्रेन फॉर दैट. कोई मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होते हैं इन फ्लाइट. 40,000 फीट पे कौन लाएगा डॉक्टर, कहाँ से ढूंढ के लाएं? सो दे आर ट्रेंड टू डील विद बेसिक मेडिकल इमरजेंसीज इन फ्लाइट. और आपका ग्राउंड पे इवैक्यूएशन वगैरह तो है ही, या और भी जो भी है सब चीज़ 200 लोगों को सेफ्टी वाइज पहुंचाना. सिर्फ जनरली टॉकिंग, माय कैप्टन्स जॉब इज़ नॉट टू make sure कि these 200 passengers reach the other airport safely. Captain's job is to make sure that this aircraft that I am flying reaches from one destination to other destination safely. चाहे एयरक्राफ्ट खाली है चाहे पीछे कोई भी है, मेरे को वो है कि ये प्लेन सेफली पहुंच जाए, तो इन टर्न ऑब्वियसली पैसेंजर्स भी सेफली पहुंचेंगे. बट क्रूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दीज 200 पीपल शुड रीच सेफली फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट वेयर एवर वी आर गोइंग. सो उनका
जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई फाइंड इट, आई कैन नेवर डू दैट जॉब, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा. एंड इफ़ यू रिमेंबर यूरोपियन फ्लाइट्स में द क्रू हैज़ अ डिफरेंट अथॉरिटी. इंडिया में जो क्रू है उसको आई थिंक पीपल टेक इट एज कि वो सर्व करना चाहिए. बहुत वीडियोस आती हैं जिसमें वो लड़ जाते हैं कि आपने ये नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया. बट बाहर देयर वाज अ डिफरेंट अथॉरिटी ऑफ द क्रू. वो इस तरीके से उनका नहीं था कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग देम टू सर्व देम, है ना. हाँ होता है ये कई बार, टीजिंग के बहुत इंसिडेंसेस हो जाते हैं, तो वो सब इट इज़ वेरी रॉन्ग कि भाई यार वो भी बेटी है किसी की, सिस्टर है, तो वो सब करने थोड़ी आप आ रहे हो यहाँ पे, और वो आपकी सेफ्टी के लिए है यहाँ पे. आप तो कई बार बदतमीज़ लोग, अब खैर वो तो आप उनका कुछ कर ही नहीं सकते, यू विल ऑलवेज फाइंड देम एवरीवेयर, so you just have to stay away from them. Do not, they are trained through how to deal them with them. They'll never misbehave back, they'll just smile and go away, they'll say okay sir. Since you travel at like various hours, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, how do you ensure that आपका जो मूड है वो अच्छा रहे? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आप चाहे कुछ भी कर लो, कई बार होता है कि मूड सपोर्ट नहीं कर रहा है. सपोज वाइफ से बात हो गई, वाइफ ने बोला कि सीले कर रहे यार, तो हाउ डू यू मैनेज द इमोशंस एंड कैसे चलता है? देखो सबसे डिफिकल्ट काम जो मेरे को, जो प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं एविएशन फील्ड में, द बिगेस्ट कॉन इज़ योर स्लीप साइकिल. समटाइम्स हम रात को 3 बजे लैंड कर रहे हैं, समटाइम्स 3 बजे उठ रहे हैं अगले दिन, तो वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से ऑब्वियसली मूड भी मैसअप होता है. या फैमिली से कुछ होगा तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट. बट अगेन ट्रेनिंग में भी या वैसे भी हमें बताया ही जाता है हमेशा, वी ट्राई आवर बेस्ट कि भाई फैमिली लाइफ इज़ डिफरेंट, job is different. Once you sit in that cockpit, once you don that uniform, forget about everything, just think about safety of this aircraft from one place to another place. तो कोशिश अपने दिमाग से वही रहती है, but otherwise then airlines also, they are very helpful in that ways. They always take care कि भाई there are procedures in place कि if I'm feeling fatigued कि भाई continuous flying हो रही है मेरी, तो I can report fatigue, they'll give me off, they'll give me some time. They manage FDTLs, basically flight duty timings are limited for us, that in a month I cannot fly more than 100 hours, or in a week I cannot fly more than 35 hours. तो वो सब फिक्स किया हुआ है. My duty times basically, once I minimum 12 hours of rest has to be given to the pilot, and that 12 hours rest has to be right at his home, so basically excluding his travel time to home and all. So वो सब चीज़ों का तो एयरलाइन पूरा ध्यान रखती है कि भाई कि पायलट्स को रेस्ट मिले और दे कम फिट इनफ. सो मतलब एक फ़्लाइट के लिए वी विल बी हैविंग लाइक बैकअप पायलट्स एज वेल, कि फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट है आज सपोज लाइक शाम को 6 बजे एंड आपको जाना है, बट देन यू जस्ट फील दैट समथिंग इज़ नॉट राइट एंड देन यू से कि मैं नहीं जा पाऊँगा, तो दे विल बी हैविंग अ बैकअप वन, या फिर नहीं आपको जाना ही इफ़ यू हैव कमिटेड? नहीं, यू आर गिवन दैट अथॉरिटी ऑफ रिपोर्टिंग अनफिट फॉर ड्यूटी even after, once you sit in the company cab, then if you want to report unfit, then you have to go to the airport and do your alcohol test first, because before every flight pilots have to go through alcohol test, that if that is tested positive, then you are grounded for 3 months. A second time you test positive, the penalty is 3 years, and third time is lifetime you're banned from flying. So that is there, but one, if you have not sit in the company cab, you can report unfit for duty, that I'm not fit, I'm not feeling well, because safety wise, again वही वाली safety वाली बात आ जाती है. But yes, एयरपोर्ट आ गए, अब आप रिपोर्ट अनफिट कर रहे हो, दैट मीन्स आपको कुछ और गड़बड़ है, तो आप एक बार अल्कोहल टेस्ट कर जाओ, देन यू कैन रिपोर्ट अनफिट. इवन व्हेन यू एंटर द एयरक्राफ्ट, तब तक भी आप अनफिट रिपोर्ट कर सकते हो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज सेफ्टी, बिकॉज आप ही उड़ा के लेके जाओगे, आप ही नहीं, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो दैट इज़ देयर. बाकी बैकअप पायलट्स, क्रू हमेशा बैकअप पे रखते हैं एयरपोर्ट पे कि भाई एक क्रू अनफिट हो गई है, कुछ हो गया, तो देर ऑलवेज क्रू की वो आपके कवर अप कर ले. पायलट्स जनरली एयरपोर्ट पे बैकअप में नहीं रहते, दे विल बी ऑन स्टैंड बाई ड्यूटी एट होम. सो आपका होम स्टैंड बाई करके एक ड्यूटी होती है कि यू विल नॉट लीव योर होम, इफ़ वी कॉल यू, यू शुड बी अवेलेबल फॉर ड्यूटी विद इन 2 hours टाइम. ऐसा बहुत रेयर होगा कि कोई पायलट एयरपोर्ट जाके बोलेगा आई एम नॉट अनफिट फॉर ड्यूटी. हुआ है पास्ट में, बट रेयरेस्ट ऑफ द साल में एक बार कभी ऐसा हो गया, तो उस केस में फ़्लाइट को फिर 1.5 hour डिले करवाना पड़ सकता है. अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट कि आप पायलट को, बिकॉज पायलट इज एक तरह से कंपनी का एक्सपेंसिव एसेट है, दे वुड वांट हिम टू यूटिलाइज फॉर फ्लाइंग इंस्टेड ऑफ हैविंग हिम सिट ऑन ग्राउंड एंड डूइंग ड्यूटी, तो इसीलिए घर पे रेस्ट पे ही हो रहते हैं. So do you think that this being a pilot is a thankless job? कि कोई थैंक तो नहीं करता जब निकल के जाते हैं, क्रू को भी पीपल डोंट से, बट पायलट को तो कोई देखता भी नहीं है. I think I feel that all month, but I'm thanked generously at the end of the month when my salary accounts.
How has your life changed after becoming Poetic. poetic viral sensation on Instagram? Life has changed in a good way for me. Obviously everybody likes attention. एयरपोर्ट पे जाते हो, नाउ पीपल रिकग्नाइज यू एवरीवेयर. एनी एयरपोर्ट आई गो टू, पीपल कम फॉर दैट, कैन वी टेक पिक्चर्स विद यू. तो अच्छा लगता है बिल्कुल. पैसेंजर्स निकल रहे होते हैं, कई बार तो एंटर करते टाइम पहचान लेते हैं काफ़ी पैसेंजर. आज कौन सी शायरी सुनाओगे, आज क्या नहीं, आई सेड कि ठीक है, विल हैव फन. या अभी परसों जम्मू एयरपोर्ट पे थे, सिक्योरिटी स्टाफ भी थे, सब पहचानते हैं तो अच्छा लगता है. तो बिल्कुल इनिशियली तो व्हेन दिस इन फर्स्ट अनाउंसमेंट गॉट वायरल, आई गॉट अ लॉट ऑफ मैरिज प्रपोजल्स ऑल्सो उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट. तो देन आई सेड कि नहीं यार देखो, फेम मिला तो गलत टाइम में मिला, अब तो शादी होगी. सो अदरवाइज इट्स गुड फन, आई एम एन्जॉइंग इट. लिखना है कभी कुछ भी लाइफ में आप करते हो, अगर उसका अप्रिशिएशन आपको मिल रहा है तो देन इट गिव्स यू दैट फीलिंग कि आप सही कर रहे हो. द फर्स्ट टाइम आई रोट इट, आई अनाउंस्ड इट एंड देन एवरीबडी लाइक्ड इट, अप्रिशिएशन मिला, तब एक और हिम्मत मिलती है आपको कि और अच्छा लिखते हैं यार, और कुछ लिखते हैं, लोगों को पसंद आ रहा है. So if you would not have been a part, you would have been a writer. Is it so? I don't think, पता नहीं, मेरे को कभी पता ही नहीं था कि if I am good at writing also. That was the first time I wrote, and then it became viral. So then the second time I wrote, and that one also went viral for army people, and then it started happening. फिर then Independence Day पे I wrote again, तो people started liking it. So even I loved writing, तो तब से लिख रहे हैं जब भी टाइम मिलता है. हालांकि टाइम कम ही मिल पाता है लिखने का. लिखने में मेरे को इतनी इशू नहीं होता, बिकॉज आपकी जब डिक्शनरी अच्छी होती है, आई थिंक तब आप लिख तो लेते हो. तो बोलने में, वो जो है याद करने में कविता, मेरे को वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट लगता है. कि 200 लोगों के सामने कई बार हो गया, 1-2 बार कि नई अनाउंसमेंट में कर रहा हूँ. अब नाउ बीच में मैं पॉज हो गया हूँ 10 सेकेंड, मैं बोला देखो सबको भूल गया हूँ मैं आगे की लाइन. देन एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग एंड देन इवेंचुअली ओके विल ट्राई इट अगेन, पढ़ के देख ले. बिकॉज पढ़ के बोलने में मेरे को अच्छा नहीं लगता कि देन द टच इज़ नॉट देयर. तो इट्स फन, मज़ा आ रहा है फ्लाइंग करके, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके. So one more line from your side जो आपकी बिल्कुल एक फेमस वाली हो, जो आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो इस समय. वेल एक तो जो पहली अनाउंसमेंट है वही सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, और उसमें वो लाइन सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी कि ज़मीन से ऊपर आज होगा 35,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान. या कभी कभार उनको बोलता हूँ कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में रखिएगा निजी बीवी का ध्यान, क्योंकि अगर नज़र भटकी तो चला सकती हैं तीर कमान. ये डाउट हम सबको होता है जब क्रू बता रही होती है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कि ऊपर से आपका ऑक्सीजन मास्क आएगा, नीचे आपका वो है क्या बोलते हैं उसे, लाइफ जैकेट है. हमें लगता है क्या वो वर्क करती है, मतलब कभी टेस्टिंग नहीं हुई तो आई डाउट कि ऐसी सिचुएशन में क्या वो काम करेंगे. देखो मैं अभी इसके ऊपर भी आपने आई थिंक ऑक्सीजन मास्क का तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने डाला हुआ था, बट दिस ये ऑल्सो लाइफ वेस्ट आई कीप टेलिंग पीपल इन फनी वे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो कभी डाली भी नहीं है. बट देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन में होगा कि प्लेन को पानी पे उतारना पड़ेगा. कभी हुआ तो इसलिए लोग ध्यान भी नहीं देते, कभी आपने सुना भी नहीं होगा पर रिसेंट उसमें कि पानी पे प्लेन उतारना बहुत वो जो अपना सली वाला. हाँ, तो अगर वो हो गया तो उसके बाद में आपकी लाइफ जैकेट ना खुले, वो और भी रेयरेस्ट चांस है. लाइफ जैकेट हमेशा खुलेगी, पर उसमें भी वो कहते हैं कि अगर नहीं खुली तो आप फूक मार के फुला लेना. वैसे मेरे को तो नहीं लगता कि आपके फेफड़ों में इस टाइम इतनी जान बची होगी कि पानी में प्लेन उतरा हुआ है, मेरी लाइफ जैकेट नहीं खुल रही, और फिर भी उसके बावजूद भी आप बच गए. तो मैं तो कहूँगा आप तो जाके इतने लकी इंसान हो, मोदी जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी लो आप तो. इससे मुझे याद आएगा, आपने कहा ना रेयरेस्ट ऑफ द चांस है. हमारे स्टैटिस्टिक्स के एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी एक बॉम्ब की, एक प्लेन पे होने की, एक बॉम्ब के होने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 बॉम्ब्स, है ना, 2 बॉम्ब होना. तो एक बॉम्ब अपने साथ लेके जाते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी कम हो जाए. सो दैट वाज अ स्टैटिस्टिक. सो कि अगर आपके चांसेस क्रैश होने के, प्ले उस पे वाटर पे लैंड होने के कम है और लाइफ जैकेट भी ना काम करे तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कम है. फ्लाइट के अंदर जैसे हम लोग बैठते हैं तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ फॉग बोले फिर क्या बोले, वो कुछ करता है रिलीज, वो क्या होता है? वैसे वो सब एयरक्राफ्ट में नहीं होता, किसी एयरक्राफ्ट में क्या होता है, वो एयरक्राफ्ट में ऊपर जाके आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है. तो वो ह्यूमिडिफायर्स लगे होते हैं कि पहले ही जब हम डोर बंद करने वाले हैं तो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें एयरक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स भी ऊपर जाके कम हो जाते हैं.
आपकी टंग में टेस्ट 30% कम हो जाएगा। ओह, हमें लगता था कि एयरलाइन का खाना अच्छा नहीं होता है। दे लाइक अरे अब तो खराब हो ही चुका है तो कुछ भी खिला दो। अच्छा, या तो आपके टेस्ट बड्स कम हो जाते हैं तो आपको टेस्ट भी कम आएगा फिर ऊपर, तो इसीलिए वो सब है। अदरवाइज तो वो ह्यूमिडिफायर्स जो है आपको बस ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं। तो मैं तो मेट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं वेदर का टीचर हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो उसमें बेसिकली जब भी क्लाउड भी जो आप बनते हैं इसमें इट्स जस्ट कि आपका जो मॉइस्चर जब भी आप एयर में, जैसे सर्दियों में हम भाप भी देते हैं, हम मुँह से ऐसे करोगे तो आपको वो क्लाउड की तरह निकलता है ना वो, तो आप मॉइस्चर रिलीज़ कर रहे हो बस। तो अगर टेम्परेचर ठंडा है कहीं पे, अगर मॉइस्चर रिलीज़ करते हो तो एयरलाइन में वही अंदर वो टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड मेंटेन कर रखते हैं, जैसे ही मॉइस्चर रिलीज़ करेंगे तो वो क्लाउड बन जाता है एक तरह से अंदर आपके प्लेन के अंदर ही। तो वही है जो आप देखते हो कई बार क्लाउड की तरह पूरा धुंध धुंध हो जाता है, पर वो ग्राउंड पे ही होगा, इन फ्लाइट नहीं होगा कभी भी। Which is the like safest airline in the world? स्पाइसजेट। देखो झूठ नहीं बोलते वो भी ऑन कैमरा। एयरक्राफ्ट, एयरलाइन में एयरक्राफ्ट। पहले एयरलाइन इन द वर्ल्ड और फिर एयरक्राफ्ट इन द देखो वर्ल्ड। मैं बताऊँ, आप सेफ्टी वाइज बात करोगे ना, तो जैसे मैंने पहले इंस्ट्रक्टर की भी बात की थी कि इट इज़ 1-on-1, इट इज़ एयरलाइंस आर रेगुलेटेड बाय DGCA। जो मिनिमम उन्होंने वो आपको बता दिया कि ये होना ज़रूरी है, ये नहीं है तो यू कैन नॉट ऑपरेट, वो है सब एयरलाइंस के पास। सो when we sit inside the cockpit, we don't know which airline we are flying for. It is the Boeing's machine that we are flying. So you can say what is the safest pilot. क्या सली सलनबर्ग ने जो किया, कोई और पायलट शायद ना कर पाता वो चीज़, तो ही इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट पायलट आई वुड से। सो व्हेन आवर एयरलाइन, व्हेन जेट एयरवेज क्लोज डाउन, तो हमने जेट एयरवेज के एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए थे काफ़ी सारे वहाँ से। तो उसमें फॉर सम मंथ्स जो बाहर का पेंट है वो दैट वाज स्टिल जेट एयरवेज का ही पेंट। तो वी वर फ्लाइंग दोज एयरक्राफ्ट। सो आई वुड से कि स्पाइसजेट पायलट्स फ्लाइंग जेट एयरवेज का एयरक्राफ्ट एक तरह से, बस कंपनी का ओनरशिप चेंज हो गया, पैसेंजर्स आके सीट्स वही है, पेंट वही है, सब कुछ वही है। सो अगेन दैट एयरक्राफ्ट इज स्टिल सेफ इफ इट इज फ्लाइंग फॉर स्पाइसजेट और जेट एयरवेज और एनीवेज, बिकॉज इट इज द सेम पायलट्स हु आर गोइंग टू फ्लाई इट, इट्स द सेम मशीन। सो सेफ्टी वाइज एयरलाइन की सेफ्टी में सब सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेफेस्ट है या अनसेफेस्ट एयरलाइन है। कोई अगर अनसेफेस्ट एयरलाइन का किसी पे टैग लग गया तो कोई फ्लाई नहीं करेगा उसमें। बीच में आई थिंक कोई किसी एयरलाइन के 1-2 क्रैशेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एयरलाइन अनसेफ नहीं थी, वो पायलट्स की ट्रेनिंग अनसेफ या कुछ और प्रॉब्लम रही थी कि जिस वजह से आई थिंक बीच में रायन एयर था, उनका थोड़ा नाम ख़राब हुआ था। तो वही फिर देन DGC और जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है, दे गो इनसाइड एंड दे गो डिग डीप, दे लेट चेक कि भी पायलट्स की ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, सब चीज़ ठीक हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो यहाँ पे आपके क्रैशेस ज़्यादा हो रहे हैं इस एयरलाइन में। सेम प्लेन्स आर फ्लाइंग फॉर सम अदर एयरलाइन, वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपकी ट्रेनिंग में फॉल्ट है। तो देन दे लुक, कुछ जो भी फॉल्ट मिले उसको फिक्स करते हैं एंड देन, या अब भी हम भी लेट्स से मैं आई डू अ हार्ड लैंडिंग फॉर एग्जांपल, इफ इट क्रॉसेज अ सर्टेन लिमिट, आई विल हैव टू गो अगेन इन द ट्रेनिंग। तो मेरे को करेक्टिव ट्रेनिंग लगाएगी कंपनी, पढ़ाएंगे मेरे को उसके बारे में, फिर से प्रैक्टिस रूट चेक लगेंगे। तो वो सब प्रोसीजर्स आर इन प्लेस। कोई भी पायलट कितना भी 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने कुछ भी अनसेफ प्रैक्टिस आपके उस हाथ से गलती से भी होगी है, तो एयरलाइन विल कम एंड ट्रेन यू अगेन कि आपको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, इससे इट विल इम्प्रूव योर क्वालिटीज़ और योर फ्लाइंग स्किल्स। तो दैट इज़ इन प्लेस। सो आप तो मैरिड थे, आपके पास ऑप्शन नहीं था, बट जिनके पास ऑप्शन था कुछ हो पाता है आगे कॉकपिट में या फिर कहीं और? We have like heard this, you know, all the stories. हाँ, ये जनरली यही पूछते हैं कि भाई, हाँ कि भाई पायलट्स हैं, आपको तो क्रू ये, मतलब देखो इट इज़ अबाउट कि इफ़ समबडी इज़ अ लॉयर और अ डॉक्टर, आपने देखा हो डॉक्टर्स की डॉक्टर से ही शादी होती रहती है ज़्यादातर, लॉयर्स की लॉयर से। तो आप एक क्लास में स्कूल कॉलेज में हो, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ of you dating them or you guys were dating together, you were in the same college, so you dating her, our chances are higher because you meet each other every day और ये सब। तो ऐसे ही अब पायलट्स हैं और क्रू हैं हम आपस में, तो सेम जगह हम आते जाते हैं। बहुत से पायलट्स और क्रू की शादी होती है आपस में। अब हमारे कलीग्स तो वही है ना भाई, बट वही है कि हाँ अब कोई सिंगल पायलट है फॉर एग्जाम्पल, अब क्रू आर ऑल्सो जनरली बिकॉज देर आर सिंगल ओनली, तो आप वहाँ क्रू 4-5 हो, आप अकेले हो, तो आप चांसेस ऑफ यू प्रोबेबिलिटी बिकम्स हायर। बट ऐसा नहीं है कि वो जो इंडस्ट्री में बाहर लोगों को लगता है कि नहीं
हैंकी पैंकी सब होता रहता है, वो कुछ नहीं यार, नॉर्मल लोग हैं ये सब भी, पायलट्स क्रू ये सब. यू हैव टू, यूर स्टिल अ गाय और गर्ल, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अप्रोच देम. ऑफ ड्यूटी आप अगर आप लोग मिलना चाहते हो, जाना चाहते हो, गो अहेड एंड डेट ईच अदर. और लोग करते हैं, लोग डेट, शादी भी करते हैं, दे हैव गुड फैमिलीज अराउंड, बट दे कैन नॉट फ्लाई अगेन टुगेदर इफ दे गेट मैरिड. सो अच्छा, ऐसा क्यों? family is not allowed to fly together. I cannot fly with my sister or my father As a co-pilot. as a co-pilot or as a crew also. As a crew also, मतलब attendant नहीं होंगे. नहीं होंगे. Let's say my wife is a crew at the back. So technically I should be the captain, but she will act as a captain, right, in that flight. If she will be the boss. Okay, you do boss. this. No, but what if your siblings? तो मतलब क्या लॉजिक है कि क्रू में नहीं होना चाहिए? पायलट आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ. ठीक है, बट क्रू और पायलट. सिबलिंग्स में भी देखो कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि इफ लेट्स से देयर इज अ प्लेन दैट इज हाईजैक्ड फॉर एग्जांपल, नाउ पायलट्स जॉब इज टू लैंड दैट प्लेन. नाउ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं कि आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे, पीछे कुछ भी हो रहा सही. इफ दे स्टार्ट किलिंग पीपल ऑल्सो, यू विल नॉट ओपन दैट डोर, यू विल हैव टू लैंड दैट एयरक्राफ्ट एंड सिक्योरिटी पीपल विल कम, दे विल टेक केयर. आप पीछे जाओगे नहीं. आर विंडोज ओपन एक्चुअली, तो लैंड करके वी आर सपोज टू ओपन आवर विंडोज एंड evacuate from the aircraft. Security agencies. But let's say if I have my younger sister at the back and they put a gun at her head, I will have to open that door. I will feel helpless. But how do you get it? Communication के थ्रू ही आपको क्रू बताता है कि अंदर क्या चल रहा है. हाँ, we have cameras. अच्छा, you have cameras, you can हाँ, see तो them. हम पीछे कैमरे लगे होते हैं आपके कॉकपिट डोर के आगे, 3 कैमराज हैं. We can see everything inside, what is happening outside. Anybody who tries to enter the cockpit, otherwise crew आएगी या कोई और आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा. So we can see it is the crew that is trying to open the door. We'll open the door for them, and then they can enter. There are so many buttons over there. आप लोग भूल नहीं जाते कौन सा क्या करना है. That is what you get trained for. That is what you're paid for. So And उसके बाद जब आप अपनी कार चलाते हो तो आपको difference नहीं लगता भाई कहाँ फंस गया मैं यार, ये कितना ट्रैफिक है इंडिया रोड पे. Don't you feel that? कार का इसलिए you just have to handle a steering, ना, इतने सारे buttons नहीं. वो मेरे को एक हमारे नोन में है, वो दिल्ली ट्रैफक पुलिस में थे. वो बोल रहे, कह रहे यार मुझे पायलट बहुत मिलते हैं, स्पीड से गाड़ी चलाते हैं. कह रहे पर मैं कभी चलान नहीं करता उनका, मैं छोड़ देता हूँ इनको कि भाई तुम वहाँ इतनी तेज चला रहे हो, तुम्हारे लिए 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर क्या लग रहा हो. So what's the speed, average speed? In cruise, generally depending on the winds, it is close to 800 kilometers to 1000. 800 kilometers I would say roughly per hour. क्योंकि कई बार होता है कि विंड्स पे बहुत डिपेंड करती है हमारी जो स्पीड है. कि यहाँ से हम कैलकाटा जा रहे हैं तो हम कई बार 1 hour 45 minutes में पहुँच जाएंगे, और वहाँ से वापस आ रहे हैं तो 2 hours 30 minutes में पहुँच लगेगा हमको, बिकॉज विंड्स का इफेक्ट पड़ता है. तो एक से एक फ़नी इंसिडेंस भी मेरे को याद है. आई वॉज ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर, तब जेट एयरवेज होती थी. तो कैलकाटा साइड से, सिंगापुर से आ रहा था मैं, कोई एयरलाइन थी, कोई बाहर की, आई थिंक सिंगापुर एयरलाइंस ही थी. तो उसमें वो पहुँच तो गए, बेसिकली उनको पहुँचने में लगा कम टाइम. जो पैसेंजर मेरे आगे बैठे थे 2, वो बात कर रहे थे, तो उनमें से एक काफ़ी ट्रैवल करता होगा, एक फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, तो उसको बता रहा है कि ऐसी आई नो एविएशन. वहाँ से मैं आया था 3 घंटे में, और वापसी में लग रहे हैं 4 घंटे. तो जेट एयरवेज से गया था उधर, और वापसी सिंगापुर एयरलाइन से आ रहा था. तो उसको बता रहा है कि कह रहा है यार ये जेट एयरवेज वाले बहुत तेज़ चलाते हैं, मैं तो कभी बैठूंगा ही नहीं उनके साथ ना, तो भी मत बैठियो. 3 घंटे में पहुंचा दिया उसने वहाँ से, और वापसी में अब देखिए देख आराम से लेके जा रहे हैं 4. बट जनरली व्हेन प्लेन्स आर फ्लाइंग हमारी स्पीड्स डिफरेंट नहीं होती, सेम लेवल पे होंगे तो देन दिस गाय विल गो क्रैश इनटू दिस. तो दैट सेपरेशन इज मेंटेन्ड. सो मोस्ट ऑफ देम छोटा मोटा ऊपर नीचे स्पीड डिफर करते हैं. अदरवाइज ऑल द एयरप्लेन्स आर फ्लाइंग इफ ऑन द सेम रूट, ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है इतना. So it's more like कि you take like certain invisible like roads in the sky. Yes. ये कह सकते हैं. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक के पीछे कोई नहीं आता. Maybe उसमें distance. स्पेसिंग होना चाहिए. फिर कितना गैप होगा? डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ रूट इट इज़, वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट रफली 30-40 किलोमीटर्स का गैप तो होता है आराम से, अगर आप सेम लेवल पे फ्लाई कर रहे हो दोनों के दोनों. तो समटाइम्स अगर वैसा रूट है तो उसमें 70-80 किलोमीटर्स का भी डिफरेंस होता है दोनों में. बट अदरवाइज आप डिफरेंट लेवल्स पे होते हो कि एक साइड जा रहे हो तो इवन नंबर्स पे जाएंगे हम, कि एयरक्राफ्ट 30,000 पे, 32,000 पे, 34,000 पे, 36 पे. जो उधर से आ रहे हैं वो ऑड नंबर्स पे आ रहे होंगे, 31,000, 33,000, 35,000. तो उनमें सेपरेशन मेंटेन रहेगा. तो या सो 2 प्लेन क्रॉस करेंगे तो दे विल ऑलवेज क्रॉस एट 1,000 फीट का डिफरेंस. So what's the most beautiful thing that you've seen? The most beautiful scene? बाहर इतनी कंट्रीज घूम लिया, मेरे को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन लगता है व्हेन आई गो टू श्रीनगर.
श्रीनगर के जब ये माउंटेन्स क्रॉस करके जाते हैं ना, इट इज़ ब्यूटीफुल. आप देखोगे तो यू विल बी लाइक क्या यार, ये क्या जन्नत जगह है. तो कहीं भी देख लो वो है ना, लंदन पेरिस, लंदन देखा, पेरिस देखा, जापान, तो सारे जग में वो. हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है ना. एज अ पायलट यू सी की फ्लाई करते हुए जाते हो, ऊपर से दिखता है इतना कुछ. तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है श्रीनगर. तो इट्स देयर इज़ नो कंपैरिजन टू इट. आपने इतनी साइंस क्यों पढ़ी? मतलब लाइक नॉर्मली पीपल आर लाइक कि ठीक है लाइक साइंस पढ़ ली, बट देन लर्निंग इज सो मच ऑफ लाइक डेप्थ. सी आप कई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास. अभी रिसेंटली आए थे, एक हरियाणा से थे. हरियाणा के काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, पर एक उनके दादा के साथ आए थे. तो कह रहे भाई पैसा जितना लग जाए ले लो, छोरे ने पायलट बना दो ऐसा. देखो जी, पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. अगर ये लग रहा हो कि पैसे से पायलट बन जाओगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल. आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए. और इनफैक्ट नाउ ऑल्सो एट दिस एक्सपीरियंस, एवरी 6 months वी हैव टेस्ट्स नाउ. हर 6 महीने में हमारे फ्लाइट चेक होंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर्स कि इंजन फायर में होगा तो क्या करोगे, इंजन फेल हो गया तो क्या करोगे, या कोई और पार्ट फेल हो गया तो क्या करोगे. तो वी हैव फ्लाइट सिमुलेटर्स सेटअप ऑन ग्राउंड. उसमें भी प्रैक्टिस ऑल दैट. हर 6 महीने में हमारी प्रैक्टिस सेशन, चेक्स, वो सब होते हैं. चाहे कि किसी को 50 साल का भी एक्सपीरियंस है, उनको भी वो चेक्स और प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वो फेल हो गया देन आई कैन नॉट फ्लाई एज अ पायलट. उसके लिए पढ़ाई भी करनी है मेरे को. तो वो जो घर वाले बचपन से कहते आ रहे हैं बेटा बस 12वीं और पढ़ लो फिर पढ़ाई नहीं करनी, तो वो सब झूठ है. हमें तो पढ़ाई करते ही रहना पड़ता है कंटिन्यूसली. तो कैसा रहा आपका चाइल्डहुड इन टर्म्स ऑफ यू नो एवरीवन ड्रीम्स टू बिकम पायलट बट देन आप बन गए, तो कैसा रहा था स्टार्टिंग से ही? देखो बचपन में तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पायलट बनूंगा. प्लेन देखी थे फर्स्ट टाइम मैंने व्हेन आई वाज एट जम्मू एयरपोर्ट के अक्रॉस ही हमारा स्कूल था, आर्मी स्कूल जम्मू कैंट. तो वहाँ से एक आध बार प्लेन देखा था. तब ये नहीं सोचा था कि कभी पायलट बनेंगे, बट हाँ फैसिनेशन हुई थी ये क्या चीज़ है ये. और इनफैक्ट नाउ व्हेन आई गो टू जम्मू एयरपोर्ट बड़ा इमोशनल होता है मेरे को कि मैं फेंस मेरे को दिख रहा होता है, फेंस के उस साइड वो रोड भी दिख रही है कि मैं उस रोड पे खड़े होकर इस साइड देखता था प्लेन को खड़े हुए ना. अब देख के उस साइड देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार अब से 20-25 साल पहले उस साइड खड़ा था मैं, और सोचा भी नहीं था कि इस साइड होऊंगा कभी इस सेंस के. सो बचपन में कभी सोचा नहीं कि भी पायलट बनना है, बट बड़े होके आई थिंक 11th-12th के बाद 12th के बाद सोचा कि अब करना क्या है. अब तो 12th हो गई, तब तक तो कुछ सोचा ही नहीं था. देन वन ऑफ माई फ्रेंड, स्कूल में ऐसे ही होता है कि भी तू जो करेगा मैं भी वही करूँगा, सारे साथ में रहेंगे. तो ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ पायलट, कि पायलट ट्रेनिंग करनी है. तो देन आई सेड ठीक है पायलट बनेंगे, तूने कह दिया तो पायलट ही बनना है. तो फिर देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द प्रोसेस कैसे करना है. बट देन आई ड्रॉप द आइडिया कि नहीं पायलट नहीं बन सकते, बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव. सो माई फैमिली कुड नॉट अफोर्ड इट एट दैट टाइम. तो मैंने बोला छोड़ो यार कुछ और करेंगे. फिर देन आई जॉइंड BSc, ग्रेजुएशन करने लगा. यार मैं ग्रेजुएशन में कुछ नहीं हो रहा, 3-4 महीने किया, मतलब इंजीनियरिंग करते हैं. फादर को बताया था मैंने पायलट बनने का मेरा मन है, मैंने मन ठान लिया है. तो वो बोले कि यार देख पैसे नहीं है, क्या करें, नहीं कर सकते. तो देन आई थॉट ठीक है कोई बात नहीं. बट पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अब हम खुद पेरेंट बन गए तो हमें लगता है कि हाँ बच्चे के लिए क्या कर दें. वो पेरेंट ही हैं जो इनके पास इतना होता है, पर वो इतना करने के लिए तैयार रहते हैं आपके पास, और वरना आपके पास इतना होगा दूसरों के लिए आप इतना ही करने को तैयार होगे. तो उस टाइम पे देन आई रिमेंबर बस में मैं आई थॉट कि देन IIT करता हूँ, मैं IIT इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दूंगा. तो फर्स्ट डे IIT कोचिंग के लिए जा रहा था मैं. फर्स्ट डे ही जा रहा था तब आई गॉट अ कॉल. उस टाइम पे कोई 400 रुपये का मैंने फ़ोन लिया था सेकंड हैंड कहीं से. तो डैड का कॉल आया, कह रहे कि पायलट सही में बनना है. मैं हाँ बनना है तो है. कह रहे फिर एक काम कर, तू वापस आ जा यार, आई विल डू एनीथिंग, और मैं लगाऊंगा पैसा, तू कर मेहनत कर. देन आई सेड ठीक है चलो. पर वापस आ गया फिर मैं उसके बाद. देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट. ही टुक अ लोन फॉर मी, लोन ले ला के उन्होंने मेरे को भेजा. फिर तो आई डिड इट फ्रॉम कैनेडा उस टाइम पे. तो बिकॉज उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि इंडिया में भी होता है. मेरे को पता होता है इंडिया में होता है तो मैं इंडिया में कर लेता. You save money also. हाँ, क्योंकि डैड की कोई फ्रेंड उन्होंने निकाल के कॉन्टैक्ट से निकाले थे, वो उन्होंने कनाडा से किया था. तो मुझे लगा कनाडा में ही होती होगी ट्रेनिंग. और उस टाइम पे ये गूगल वगैरह इतने नहीं थे कि भी बेसिकली था, बट इट वाज नॉट फॉर एवरी हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचा था. फ़ोन, स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे कुछ भी. तो इनफैक्ट मैं तो जब फर्स्ट टाइम गया था गूगल के बारे में, मैं साइबर कैफ़ेज़ जाते थे पता करने इन्फॉर्मेशन. मैं उनको बोला जाके मेरे को पायलट बनना है, पायलट की वो दे दो वेबसाइट, सुना है मैंने, तो उस पर डाल दो www पायलट या जो भी डालते हो आप. वो बोले गूगल पर डाल दो. मतलब क्या डाल दूँ? बोले गूगल है, गूगल में आप जो डालोगे सब. मैं यार ऐसा कौन है गूगल जो सब कुछ बता देगा? तो कुछ यकीन नहीं. कह रहा नहीं यार आप कुछ भी डाल दो. मैं ऐसे कैसे हो जाएगा यार, मैं वेबसाइट होती है ना www. ये ऐसे डलना चाहिए.
वो बोले नहीं नहीं कुछ भी डाल दो। तो उन्होंने मेरे को फिर दिखाया, कह रहे इसमें गधा डालोगे तो गधा भी आ जाएगा। तो उन्होंने फिर गधा लिख के उसमें डाला, उसमें गधे की फोटो, गधे कह रहे गधे से रिलेटेड जो है सब कुछ आ गया। और लेटर आई रियलाइज आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू टेल गिव मी अ हिंट की देन आई लुक्ड इनटू इट, गए फिर। अब आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट आई सैट इन अ प्लेन वाज टू बिकम अ पायलट ओनली। उससे पहले मैं कभी प्लेन में भी नहीं बैठा था। एयरपोर्ट पे मेरे को छोड़ने के लिए फुल बस भर के आई थी, जैसे कोई हज के लिए जा रहा होता है तो आते हैं ना सारे रिलेटिव्स की भी फैमिली से, पहली बार कोई फॉरेन जा रहा है, पायलट बनने जा रहा है, तो वहाँ पे सब रोना धोना शुरू हुआ है, सब बच्चा जा रहा है। आई वाज जस्ट 17 years old दैट टाइम, द फर्स्ट टाइम गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो पूरे रास्ते रोते हुए ही जा रहा था मैं, तो because दूसरी कंट्री जाना एकदम से, वो भी 17 साल की उम्र में, कुछ पता नहीं, घर से बाहर नहीं निकले कभी, तो डिफ़िकल्ट तो था ही उस टाइम पे। प्लस इंग्लिश का प्रॉब्लम था वहाँ तो उस टाइम मेरे को काफ़ी, बिकॉज इंग्लिश एक तो इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, ऊपर से वहाँ पे कनाडा में एक्सेंट इतना है, तो वो पिकअप करना मुश्किल हुआ था। इनफैक्ट शुरू में पहले वीक में ही मैंने बस ले रहा था मैं एक, तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड, वहाँ पे टोरंटो बोलते हैं, पर एक्सेंट में लोग उसको बोलते हैं वहाँ पे टोरंटो। हाँ टोरंटो। तो मेरे को बस लेनी थी टोरंटो के लिए, तो मैं आई बस, मैं बोला कि कहाँ जाएगी, उसने बोला टोरंटो। मैं बोला नहीं, ये यहाँ तो नहीं जाना मुझे मुझे तो टोरंटो जाना है। वो बस चलेगी, दूसरी आई, मैं ले कहाँ जाएगी, टोरंटो ये कौन सी जगह है टोरंटो। मैंने फिर लिखा उसको कहीं, मैंने उसको दिखाया अगला बस वाला, मैं यहाँ जाना है मुझे बोला टोरंटो। मैं अच्छा टोरंटो अरे यार। सो बट विद टाइम धीरे धीरे फिर देन यू पिक इट अप। वाओ मैं तो हो गए सवाल पूरे। मतलब एक चीज हमने सुनी है, जो कैप्टन्स की जब आवाज सुनते हो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बुलंद सी आवाज होती है व्हेन यू स्पीक, आप अनाउंसमेंट करते हैं कि वी विल बी लैंडिंग कैसे बोलते हैं हम लोग। तो आई थिंक आप उसी टोन में इस पॉडकास्ट का एंड कर दें। सर आपको ये लैंड करना है, कंक्लूड करना है इस पॉडकास्ट Take को off इन तो योर हो चुका है। स्टाइल, तो कैसे करेंगे एज अ कैप्टन? अपनी वही आवाज में, उसी आवाज में, उसी अंदाज में एज अ पायलट। Hello, ladies and gentlemen. So it was pleasure having a podcast with you, and definitely we'll see you around next time. I hope you enjoy the podcast. Love you. Bye bye. थैंक यू। और हम लैंड कर चुके हैं, वाओ, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, इट वाज इंडीड प्लेजर हैविंग यू। बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बट देन द ऑथेंटिसिटी विद विच यू स्पीक, इट इज़ सो नेचुरल, सो ऑथेंटिक, ब्यूटिफुल। मतलब बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये समय बिताया, थैंक यू। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा सीरियसली, मेरे को बात करके लगा ही नहीं ऐसे पॉडकास्ट, it was just like a regular talk with you. It was fun. नाइस कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छे से फ्लो हुआ, Yeah. राइट।